मैं आप सबको लेकर आई हूं जनाब लोक विरसा इस्लामाबाद। हर साल की तरह इस साल भी लोक विरसे का इनेकाद किया गया है इस्लामाबाद में, और यहाँ पर हमें कोई एक सूबा नहीं, पाकिस्तान के तमाम सूबों का खूबसूरत कल्चर, उनका खाना, उनका रवायती पहनाना, वहाँ के लोग और वहाँ की मीठी मीठी बातें जानने का मौका मिलेगा। सुबह पंजाब हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, या फिर बलोचिस्तान, सिंध और फिर KPK, इन तमाम सूबों को आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं। सोचना ये है, डिसाइड ये करना है कि पहला सूबा हमने कौन सा चुनना है। मेरे ख्याल से मैं चूंकि तांगे की सवारी यहाँ पर कर रही हूँ, गो के तांगा रुका हुआ है, लेकिन मैं आपको खुद से लेकर जाऊंगी पहले सूबा पंजाब का कल्चर दिखाने। आइए चलते हैं। लीजिए जनाब, मैं आप लोगों को सबसे पहले लेकर आई हूँ पंजाब पवेलियन में, और हम आपको दिखाएंगे आज पंजाब की सकाफत। यूँ तो पंजाब की सकाफत के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तानी वैसे खाबे के बड़े शौकीन होते हैं, स्पेशली पंजाबी, क्योंकि ये लोग खाते हैं पेड़े वाली, पीते हैं लस्सी, मकई की रोटी, सरसों का साग, और इसके अलावा अगर डिफरेंट कुजीन्स की तरफ जाएँ तो दही बल्ले यहीं के मशहूर हैं, गोलगप्पे यहीं के मशहूर हैं, ठीक है, और इसके अलावा चिकन कढ़ाई वगैरह जैसी चीज़ें भी जो है, मखनी के साथ दाल मखनी जो है वो भी यहाँ के लोग बड़े शौक से खाते हैं, स्पेशली पंजाब के। लेकिन जब हम पंजाब के कल्चर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ खाना ही मौजूद नहीं होता, क्यों उसके साथ साथ आपको यहाँ की बहुत सारी सौगातों का पता चलता है, यहाँ के कल्चर का पता चलता है, लोगों का पहनना ओढ़ना पता चलता है, किस किस्म के पहनावे पंजाब के लोग पहनते हैं, जूते खुद से किस किस्म के रेडी होते हैं, कोल्हापुरी चप्पलें कितनी प्यारी होती हैं। ये सब कुछ आज हम आपको पंजाब के पवेलियन में दिखाने के लिए लेकर चल रहे हैं। थोड़ी सी बार्गेनिंग भी करके देखेंगे, हो सकता है कुछ सस्ते दामों हमें भी मैसर हो जाए। आइए चलते हैं। पंजाब की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ होती है, और तभी तो पंजाब के हवाले से जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इसीलिए वहाँ की सब्जियाँ और वहाँ की फसलें बड़े भरपूर तरीके से काश्त होती हैं। अब ये मिट्टी सिर्फ फसलों की हद तक महदूद नहीं होती है, बल्कि किनारों में फसलों के आसपास जो मिट्टी मौजूद होती है वो भी बड़ी ही ख़ास एक अपनी अहमियत रखती है, बड़ी इंटैक्ट होती है, मोहब्बत से लोगों को जोड़े रखती है। बचपन में आपने कुछ इस किस्म के खिलौने तैयार किए होंगे, अगर आपने नहीं किए तो मैंने ज़रूर किए हैं जब मैंने अपनी दादी के घर को विजिट किया है। आज एक इसी स्टॉल पर मैं पहुंची हूं। जानते हैं ये भाई पंजाब में कहां से ताल्लुक़ रखते हैं, नाम क्या है इनका, कब से स्टॉल लगा रहे हैं, और क्या ये बर्तन उन्होंने खुद तैयार किए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका और पंजाब के किस शहर, किस इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम आलम महबूब है, और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, तहसील अहमदपुर शर्किया और चोलिस्तान की मिट्टी से हम ये चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, ये चोलिस्तान की मिट्टी से तैयार करते हैं सब चीज़ें? आपने ड्रावर फोर्ट का नाम सुना हुआ होगा, किला ड्रावर, तो वहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, तो वहीं से ये मिट्टी लेके आते हैं। और आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हमारे पास पड़ी हुई हैं ये इस्तेमाल के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के गिलास हैं हमारे पास, कप हैं मिट्टी के, जग है, टी सेट, वाटर सेट मुकम्मल। उसके अलावा शो पीस हैं काफ़ी सारे जो आप घर में सजावट के लिए रख सकते हैं, और उसके साथ साथ इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। जैसा कि कप है हमारे पास, इसके अंदर आप चाय पी सकते हैं, और गिलास है उसके अंदर पानी पी सकते हैं।
अच्छा, मैं ये कहूँगी कि जब हमने बचपन में मैंने खासा सुन रखा है और अभी भी कुछ बड़े बुजुर्ग यही बताते हैं कि जो गड्ढे होते हैं ना, घड़े, उसमें पानी अगर आप रखते हैं तो वो बड़ा जो है सेहत के लिए बड़ा अच्छा, बड़ा मुफीद साबित होता है। फ्रिज में भी अक्सर हम लोग पानी पीते हैं रख के ठंडा, लेकिन मॉडर्न ज़माना है, लेकिन जो बड़े कहते हैं बड़ा कुछ सोच समझ के बात करते हैं। अब हमारे पास घड़े तो नहीं है, लेकिन घड़ों के बाद मॉडर्निज्म में अगर हमारे पास कुछ है तो इस किस्म के जग्स मौजूद हैं। ये वाला जो जग है ये कितने का है? ये 600 का सेल कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेस भी हो जाती है इसमें, लेकिन ये बहुत मेहनत से बनती हैं। ये पंजाब के यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं सब दस्तकार हैं, अपने हाथ से चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ पर ये पूरा साल इस मेले का इंतज़ार करते हैं हम लोग कि ये मेला आएगा तो वहाँ पर जाके अपनी चीज़ें हम लोग। और इस मेले के इंतज़ार के बाद जो आप लोग इतना सब्र करते हैं, क्या मुआवजा या पैसे या कमाई उस हिसाब से हो जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम ये चीज़ें पूरा साल बनाते हैं और इस मेले में आके 10 दिन इन चीज़ों को सेल करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, खुश रहिए और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता करे। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। मुझे ये जग बड़ा यहाँ पे जो है वो फैसिनेट कर रहा है, क्योंकि अब घड़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी अमूमन कुछ दुकानों पर हमें मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर की डाइनिंग टेबल पर या कॉर्नर आपने ऐसे सेट कर रखा है जहाँ पे आप इस घड़े के साथ मुख्तलिफ गिलास को रख सकते हैं, तो यकीन जानिए पानी इसमें ठंडा हो जाता है और बड़ा मज़े का होता है। आगे चल के दूसरा स्टॉल विजिट करते हैं। पंजाब में जब किसी को वेलकम करते हैं तो इस अंदाज में करते हैं और कहते हैं जी आया नू। तो हम आपको वेलकम कर रहे हैं एक ट्रक आर्ट स्टॉल पर, क्योंकि अक्सर हमने मोटरवे पर, जीटी रोड पर जब लारियों को चलते देखा है, जब ट्रकों को चलते देखा है, तो उसके पीछे बड़ी मज़े मज़े की कोट्स लिखी होती हैं। और अब इस किस्म की कोट्स जो हैं लोग अपने अक्सर चाय खानों में भी लगा कर रखते हैं और अपने घर के ड्राइंग रूम्स में या फिर किसी को वेलकम करने के अंदाज से भी बाहर लगा के रखते हैं। दो मज़े मज़े के मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं और एक तो बहुत ही ज़्यादा रनमुरीदी के हैं, ठीक है, वो आपको दिखाते हैं। ये सब मेरी बेगम की दुआ है। और अंकल जो यहाँ पर बैठते हैं उनसे ज़रा पूछते हैं कि उनकी बेगम की दुआ है या नहीं। लेकिन विमेन एम्पावरमेंट को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इनसे जब मेरी भी बात हो रही थी तो ये पढ़ाई जो कर रही हैं वो इंजीनियरिंग में है, लेकिन ये जो शौक़ है उनका वो अपने वालिद साहब के साथ हाथ बटाना है। अस्सलाम वालेकुम दानिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। दानिया, कितना टाइम आप खड़े हो सकती हैं, कितना टाइम लग जाता है ये एक इस तरह से तैयार करने में? एक्चुअली ये कि 2 मिनट्स तो लगते हैं 1 कोट करने में, फिर उसके बाद हमने उसका वेट करना होता है कि ड्राई होगा तो फिर नेक्स्ट जो है ना फ्लावर मेकिंग और डिफरेंट पैटर्न्स उसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले जब मैंने ऐसे आपसे बातचीत की तो आपने कहा कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं, लेकिन कर आप ये काम रही है, शौक़ से है या आर्ट्स भी पढ़ना चाहती थी? आर्ट्स पढ़ना चाहती थी, लेकिन वही बात है कि मोस्टली हमें ये सुनने को मिलता है कि आर्ट्स में करियर नहीं है। तो फिर वही बात है, अब्बा जी ने मुझे पुश किया कि आप दूसरी फील्ड में जाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट है। इंजीनियरिंग में भी है, फ़िज़िक्स मेन जो है मेरा वो उसमें फ़ील्ड थी। ठीक है। उसके बाद फिर ये था कि हर टाइम इस चीज़ को देख देख के, और फिर वैसे ही बाय बर्थ कह लें कि आर्टिस्ट हूँ, तो मैं इस फील्ड में भी आ गई। पार्ट टाइम मैं ये करती हूँ, इनकी हेल्प आउट भी करती हूँ, और फिर वो कह लें कि रियाजत होती है, सारी ज़िंदगी ये चलती है। तो जैसे जैसे मैं करती गई ना, मुझे अपना हुनर इसके अंदर निखरता हुआ नज़र आया। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बड़ा प्यारा सा, ये डोई कहते हैं ना हम लोग इसे? हाँ, इसे हम डोई कहते हैं पंजाबी लैंग्वेज में, और साग को निकालने के लिए बड़ी इस्तेमाल की जाती है। अमूमन आप किसी भी हांडी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पकाने के लिए भी, लेकिन जितनी उसके साथ एहतमाम के साथ हमने तैयार की है ना, मुझे लगता है ये शायद मर्दों की पिटाई के लिए आप लोगों ने तैयार की है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर कोट्स लिखी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कोट्स हैं। एक तो ये थी जी मेरी सब मेरी बेगम की दुआ है, तो दूसरी पीछे बड़ी ही इंटरेस्टिंग कोड और लिखा हुआ है मुर्शिदो बीवी नहीं बीवी जी कही दे। अंकल जी, ये मतलब क्या है इसका? ये बस प्यार से बुलाने के लिए है जी, बीवी को बुलाने के लिए है कि आजकल जैसे ये लिखा है, ये सब मेरी बेगम की दुआ है। तो और अगर बीवी प्यार से ना माने तो इस डोई का इस्तेमाल करें? डोई फिर इसीलिए रखी है। बीवी अगर प्यार से आपकी बात ना माने, सॉरी, बंदा अगर बीवी की प्यार से बात ना माने तो आप इस डोई का भी इस्तेमाल करें, वो भी आपको इस स्टॉल पे मिलेगी। बट एनीवेज, विंडो में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। कुछ चीज़ें मुझे भी बड़ी प्यारी लग रही है और घर की डेकोरेशन का सामान यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा सा नज़र आएगा। मुझे भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे लग रही है। टिश्यू बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है और ये छोटे छोटे से ट्रक्स जो हैं ये बड़े फैसिनेट करते हैं। ये बड़ा क्यूट सा एक एलिमेंट है जो कि आपको नज़र आएगा, और ये चाटी की लस्सी इस तरह से तैयार होता है, और मेरे ख्याल से किसी न किसी स्टॉल पर चाटी की लस्सी बन भी रही होगी। तो चलिए ज़रा विजिट करते हैं चाटी की लस्सी कहाँ पर तैयार हो रही है, और इसके अलावा पंजाब के लोगों के जो कल्चर है उसमें कौन कौन से रंग छुपे हैं, आइए चल के देखते हैं।
अच्छा, ये आपने जो देखा अभी, इसको देख के मैं भी बड़ी हैरान और परेशान रह गई थी, क्योंकि अक्सर हमने अपने बचपन में किताबों में देखा था जब हम लोग पंजाब की सकाफत को पढ़ा करते थे। और मैं तो इसे ट्यूबवेल के नाम से जानती हूँ और जिस तरह से कुएं से पानी निकाला जाता था, लेकिन इसको पंजाबी ज़बान में कुछ और ही कहते हैं। मेरे लिए नाम प्रोनाउंस करना अभी भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो साहब यहाँ पर इसको बना रहे हैं, थोड़ा उन्हीं से जानते हैं कि ये मामला क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। गो कि सब मुझे खेत नुमा और एक कल्चर जो है पंजाब का नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इसकी खासियत क्या है, ये तैयारी कैसे होती है और क्या क्या चीज़ें इसमें रखी गई हैं पंजाब के खेतों और खलिहानों में जो मौजूद होती हैं, वो ज़रा जानते हैं। नज़ीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब। वालेकुम सलाम। नज़ीर साहब, ये इससे मैं हमने तो ट्यूबवेल पढ़ा है और ये कुआं पढ़ते हुए देखा है, सुना है। इसे एक्चुअल में पंजाबी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पंजाबी में जो कहते हैं टिंडों वाला कुआं जी। टिंडो वाला कुआं, उसका मतलब क्या होता है? जो ज़मीन से जो पानी निकालता ना, जो खेतों में सब्ज़ी में जाता, वो फिर इसी तरह जो एक पानी से निकल के आगे फसलों को पानी दिया जाता है। नज़ीर भाई, आप ज़रा थोड़ा आगे आइएगा और हमें ज़रा बताएं कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बनाई हुई हैं, मतलब कुआं कौन सा है और ये जो है ये क्या है? ये बैल है जिससे जो टिंडों वाला कुआं चलता है। अच्छा, ये पानी आगे चलता है। पानी आगे चलता है और इससे फिर आगे जो खेत हैं वो सैराब होते हैं। जी जी। और वो जो है वो क्या है? वो ही कुआं ना जो नीचे जो मैंने बनाया, वो टिंडे होती है इसके ऊपर, जो पानी टिंडे नीचे से लेके आती है जो कुएं से। ये गोल गोल हमें बकेट्स नजर आ रही हैं, टिंडे हैं। जी जी, इसको टिंडे बोलते हैं। और ये बैल की मदद से चलता है। जी जी। ठीक है, अभी तो खैर ये इलेक्ट्रिकल चल रहा है एक तरीके से, लेकिन रवायती तरीका क्या होता है इसको चलाने का? वो भी इसी तरह ही होता, बैल लगा होता और उसके साथ ही एक उसको लठ कहते हैं जिससे वो कुआं चलता है। ठीक है जी। और ये आपने कितने दिनों में, कितने अरसे में तैयार किया ये इतना बड़ा फ्रेम? ये टाइम पूरा मुकम्मल कंप्लीट जो हुआ है, जो तकरीबन 1 महीना लग जाता है इसमें। 1 महीना? और 1 महीने की तैयारी के बाद आप इसकी डिमांड क्या रखते हैं, कितने पैसों में ये बिकता है? फ़िलहाल तो इधर लोक विरसा के लिए लाया हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ मकसद ये मेरा कि जो पिछली दौर में होता था ना, अभी नहीं है। आने वाली नस्लों को तो इसका पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है। सिर्फ इसलिए कि लोगों को पता चले, बच्चों को पता चले किस तरह की चीज़ें होती थी। बिल्कुल ऐसे होना भी चाहिए। और मुझे ये बताइए कि क्या कुछ लोग अभी तक इसकी खरीदारी करके गए हैं? पूछ के गए हैं, बाकी वो सोच विचार करेंगे, पसंद लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो निकलेंगे ज़रूर। इंशाल्लाह ताला बरकत अता करे। आपके कार्ड्स कुछ यहाँ पे रखे, मैंने सिर्फ उठाए थे। बैठिए। और टिंडो वाला कुआं इसे कहा जाता है। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, हमारे नाना नानी हैं, वो जानते होंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से नज़ीर साहब ने भी कहा कि हमारे बच्चे नहीं जानते पंजाब की सकाफत को, तो उनको पंजाब की सकाफत दिखाने के लिए आज इस किस्म की चीज़ें डिस्प्ले में रखी गई। मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, ये हमने बहुत सुना है। और जब इसके ऊपर मक्खन या फिर देसी घी का तड़का होना, तो उसकी भीनी भीनी खुशबू आपको खींच कर उसके पास ले ही आती है। ये सिर्फ मुझे ही लेके नहीं आई, बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पर अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, ये उनका भी इंतज़ार करी थी। लेकिन इससे ज़्यादा आंखों को जिसने रौनक बख्शी और मुझे खुशी का एहसास हुआ, वो इन माजी को देखकर हुआ कि जब हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हमारी जो आज की ख़वातीन हैं, उनको सपोर्ट उनके घर से मिलती है। और उनके बेटे हों या उनके शौहर हों, सब उनका साथ देने के लिए उनके साथ साथ उस स्टॉल्स पर उनकी मदद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। आप तो हर साल यहाँ पर स्टॉल लगाती हो, हर साल आपका साग और मकई की रोटी लोगों को बहुत पसंद आता है। इस बार लोग जो है वो किस हद तक साग और रोटी डिमांड कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो सब हैसियत हैं, सब लोग खाने की कोशिश तो गरीब भी करते हैं, लेकिन आपको पता है जैसे कि हमारे पाकिस्तान में बहुत गुर्बत आ गई है, लेकिन अब भी पसंद तो करते हैं। किसी कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने भी पैसे ज़्यादा भरे होते हैं, हमें भी कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पसंद सब करते हैं, लेकिन खरीद कोई ना है। लेकिन यहाँ पर ये भी होता है क्योंकि स्टॉल का खर्चा भी आप लोगों ने पे करना होता है, भी डेफिनेटली स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए होते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल, अगर एक आपसे एक सर्विंग होती है, तो सर्विंग में 2 रोटी होती है, 1 रोटी होती है? 2 रोटी, साग, मक्खन का पेड़ा और अचार। मक्खन का पेड़ा भी होता है? हाँ जी। अच्छा, मक्खन का पेड़ा की तरह उसे दिखाती हैं मुझे? देखो, मक्खन का पेड़ा मैंने कहा है, तादाद नहीं बताई कि 1 पाव होगा, इतना भी हो सकता है। पेड़ा इसी को कहते हैं। उसको मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है ना, अब लेकिन आप जैसी माई हमें बताने के लिए यहाँ पर आई है। तो जनाब, आपको जो 1% सर्विंग मिलेगी वो होगी 2 मकई की रोटी, साग मिलेगा साथ और मक्खन का
पेड़ा पेड़ा मिलेगा। और ये कितने में वन सर्विंग मिलेगी हमें? 400 में। 400 रुपए में अगर आपको एक अच्छा सा खाना मिल जाता तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, और होना भी ऐसा चाहिए। क्योंकि जब आप लोग इस किस्म के स्टॉल्स को विजिट करने के लिए तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि इन लोगों ने भी यहाँ पर स्टॉल्स जो ख़रीद रखे हैं उसके लिए इन्होंने भी एक पेमेंट दे रखी है। तो कुछ अपने लिए भी यहाँ से समेट कर जाना है और कुछ आप लोगों की भी खिदमत करनी है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल हमें और आप और इन सब लोगों को मिलकर करना है। तो उम्मीद है पंजाब का स्टॉल, आप लोगों को पंजाब का पवेलियन बहुत पसंद आया होगा। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ केपी के। सूबे पंजाब के बाद अब चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा। बड़े मज़े मज़े की खुशबू वहाँ से आ रही है मुझे उस पवेलियन से। और आपको तो पता है कि वहाँ की चपली कबाब और वहाँ का जो पुलाव है वो बड़ा फेमस है। इसके अलावा वहाँ का जो चरसे टिक्का है और नमक मंडी के पकवान जो हैं वो लोग बड़ा खाने में पसंद करते हैं। खुशबू बहुत मज़े मज़े की आ रही है, तो जाकर एक्सप्लोर करना पड़ेगा उस पवेलियन को। लेकिन मैंने केपी के बारे में ये भी सुन रखा है कि वहाँ के लोग भी खासे मेहमान नवाज होते हैं। तो आज उनकी मेहमान नवाजी से हम भी भरपूर फायदा उठाएंगे और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा जो कल्चर है वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। क्योंकि अमूमन हमने वहाँ के खाने पीने और वहाँ के सौगात के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, किस किस्म की चीज़ों को वो लोग पसंद करते हैं, उनके घरों में किन अशिया का इस्तेमाल जो है वो अमूमन ज़रा ज़्यादा तौर पर किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आप लोगों से। वहाँ पर जो बैठे हुए पवेलियन में सजाए हुए स्टॉल्स हैं उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और देखेंगे जानेंगे कि लोगों का जो जोशो खरोश है, जिस तरीके से लोग वहाँ पर विजिट करने के लिए आ रहे हैं वो कितना दीदनी है वो जज्बा। और इसके अलावा क्या फेस्टिविटी जो लास्ट ईयर थी क्या वही फेस्टिविटी वही सब कुछ आज भी है। तो बाइक चलाते हैं और बाइक पे चलकर चलते हैं कि देखते हैं केपी पवेलियन में हो क्या रहा है। केपी कल्चर टूरिज्म अथॉरिटी की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है और इस स्टॉल को लगाने का मकसद ये है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं, स्पेशली जब उनके पास समर हॉलीडेज़ आती हैं या विंटर वेकेशंस आती हैं, तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो नॉर्थ के एरियाज़ में जाएं और उनको जाकर विजिट करके आएँ। अमूमन कुछ लोग गिलगित की तरफ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि केपी को विजिट करना चाहते हैं उनके लिए केपी में कौन कौन सी जगह मौजूद हैं, इसी सिलसिले में ये स्टॉल सजाया गया है। तो ज़रा हम भी थोड़ा सा स्टॉल को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि केपी की ऐसी कौन कौन सी खूबसूरत जगह हैं जहां पर लोग जाकर अपने हॉलीडे स्पेंड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? हिना शाह नाम है मेरा और मैं केपी कल्चर टूरिज्म अथॉरिटी पेशावर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये सवात के बारे में है, द लैंड ऑफ एन्चेंटिंग ब्यूटी, और ये आपको उसके बारे में पता चल सकता है कि वहाँ पर किन डेज में ये सिंदूर फेस्टिवल होता है। ये इसको जरा आप खुद एक्सप्लेन करें। हाँ, ये हज़ारा डिवीजन के बारे में है। जितने टूरिस्ट आते हैं ना तो उसमें ये गाइडलाइन वो उसको मिल सकती है इससे, इस मैप से। अच्छा, थ्रू दिस मैप हज़ारा डिवीजन के जो लोग हैं उन्हें गाइडलाइन मिल सकती है। मैं थोड़ा सा इसको ज़रा सीधा कीजिएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैप जो लेजेंड है, हरिपुर, एबटाबाद, बडगराम, मानसेरा और कोलाई पलास, यही नाम है। ये डिफरेंट एरियाज के बारे में आइडिया भी है और ये आने वाले टूरिस्ट के लिए आसानी पे है। चले, ये यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर जो खवातीन बैठी हैं वो कल्चरल ड्रेसिंग के में बड़ी प्यारी लग रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिरा है, मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। मैं खैबर पख्तूनख्वा कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ। शाकिरा, आप जरा आगे आ जाएं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और मुझे ये बताएं कि कितनी तैयारी लगती है इतनी सारी ज्वेलरी वगैरह को कैरी करने में? ये काफ़ी, हम रात को घर जाते हैं, घर जाके फिर सुबह की तैयारी हम शुरू करते हैं। सुबह फिर हम चीज़ें जो है मेंटेन करते हैं कि सुबह हमने क्या पहनना है क्या नहीं, क्यों, ताकि खूबसूरत नज़र आए, अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट करने का मौका हमें मिले। अच्छा शाकिरा, मुझे ये भी बताएं कि ये जो ड्रेस आपने पहनी हुई है ये इसकी प्राइस क्या होती है और क्या यहाँ पर हम लोगों को स्टॉल में इस किस्म के ड्रेसेस नजर आएंगे? एग्जैक्टली आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे 2 स्टॉल है खैबर पख्तूनख्वा के ड्रेसेस के, तो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। आपको तकरीबन 3000 से लेकर 15,000 तक आपको मिल जाएंगे ड्रेसेस। 3000 से लेके 15,000 तक किस तरह के खूबसूरत ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू सो मच शाकिरा, आप बैठिए। और वो लोग जो कि यहाँ पर इस स्टॉल को विजिट करें जो कि कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ और यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं। और मेरे ख्याल से जहाँ जो मैंने ये कल्चर देखा है ये कैलाश का कल्चर है। ये कैलाश का कल्चर है? हाँ, कैलाश का कल्चर है। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम किरण है। किरण माशाल्लाह आप खड़ी होती हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। और सिर्फ हमने कैलाश के ये जो आपका ने ड्रेसिंग की हुई है हमने वो दिखानी है अपने व्यूअर्स को। और हमें क्या यहाँ पे स्टॉल्स में ये वाले ड्रेसेस भी मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, यहाँ तो नहीं है ना। ये हमें इसके लिए कैलाश जाना पड़ेगा? हाँ कला चलो, यहाँ छोटे वाले हैं ना, बड़े तो नहीं। ये कैप है। अच्छा, ये जो यहाँ पे स्टॉल्स में कुछ चीजें डिस्प्ले में, किरण थोड़ा सा आप हमें बताते हो ये क्या क्या है? इसको सर पे पहनते हैं या ज्वेलरी किस तरह की है? ये सर पे कैसे पहनते हैं? मतलब मैं पहनी हुई इस तरह। अच्छा, ये जो चीज है ये पीछे की तरफ जाएगी? हाँ पीछे की तरफ। ओके। और इसके अलावा जो ये है ये अच्छा ये ड्रेस है पूरी? हाँ पूरी ड्रेस है तो। फाइन। और ये जो ये रखे हुए हैं ये भी सर पे पहनने वाले हैं? नहीं ये सर पे नहीं, ये इधर पहना जाता है। आप उसे उठा के दिखाती हैं मुझे? हाँ ये देखो, इसी तरह पहनते हैं इसे। ओके, ये आप इस तरह से इसे बांध लेते हैं इजीली। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच किरण, बैठ जाइए। और ज्वेलरी यहाँ पर अवेलेबल है, वो जो ऊपर किरण मुझे दिखा रही थी कि सर पे पहने वाली कैप नुमा जो एक चीज़ है, इसको मैं ज्वेलरी तो नहीं कह सकती लेकिन डेफिनेटली बनाओ सिंगार के लिए चीज़ इस्तेमाल की जाती है। और ये तो देखो ना, ड्रेस से मेरे कॉम्प्लीमेंट भी करी लेकिन मैं इसको पहनूंगी नहीं, ठीक है ना? आप लोगों ने ऐਵੇਂ हंसना शुरू कर देना मेरे ऊपर। बट एनीवेज, हर कल्चर की अपनी खासियत होती है, अपनी खूबसूरती होती है। और यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी में भी चीज़ें रखी हुई हैं, बैग्स बड़े प्यारे रखे हुए हैं। अमूमन इस किस्म के जो बैग्स हैं वो कल्चरल ड्रेसिंग के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इसको वेस्टर्न ड्रेसिंग के साथ भी कैरी करते हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये एक बैग है, इसे थोड़ा सा मैं कैरी करके भी दिखाती हूँ। सी, वेस्टर्न ड्रेसिंग के साथ ये वाले जो बैग्स हैं आप लोग इजीली कैरी कर सकते हैं और ये बड़ी क्यूट लगते हैं। तो ये है कल्चरल स्टॉल जो कि केपी के पेशावर की तरफ से लगाया गया है। एंड डेफिनेटली हमने इस स्टॉल को खासी हद तक एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी इस पवेलियन में, वहाँ पर लेकर चलते हैं आपको और आपको दिखाते हैं कि और मजीद किस किस्म के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आइए ढूंढते हैं। इसी केपी पवेलियन में एक वैक्स पेंटिंग का स्टॉल भी है जहाँ पर हमारे एक बुजुर्ग आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद है, रियाज अहमद खान साहब इनका नाम है। और इनकी इस पेंटिंग की खासियत ये है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 2012 में इन्हें तमगा इम्तियाज से नवाजा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अंकल जी कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक हूँ, ठीक हूँ। अंकल जी 2012 में तो आपको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, लेकिन ये वैक्स पेंटिंग आप कितने अरसे से कर रहे हैं? ये जी मैं 60 साल हो गए ये मैं बना रहा हूँ। और इसमें जो है तो रवायती काम हम बनाते हैं, कुशन, सूट, दुपट्टे फ्रेम करने के लिए। तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि अब ये काम ज़वाल पजीर हो गया है, ख़त्म हो चुका है। तो इसमें जो है तो मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे आएँ, इसको सीखें और इस काम को आगे बढ़ाएं। तो क्या ये आप अपने ख़ानदान की लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं, ये सिर्फ एक आप ही हैं वाहिद जिसने सीखा? मेरा बेटा जो है वो इस्लामाबाद में ही काम करता है और एक मैं हूँ, तो उसकी भी ख्वाहिश है, वो भी जो है तो ट्रेनिंग दे रहा है, बच्चे सीख रहे हैं। तो इस काम को जो है तो और आगे बढ़ाएंगे। इसमें सूट बड़े दीदा ज़ेब बनते हैं। अच्छा, और इसके अलावा सूट के अलावा इस काम का इस्तेमाल किन किन चीज़ों पर होता है? इस काम का इस्तेमाल सिर्फ कपड़े पे होता है। कपड़े पे जो है तो ये सिल्क पे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा लगता है ये। और अगर हमने सूट की तैयारी में ये काम करवाना हो तो कितने दिनों में एक सूट तैयार होगा? उसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं, और फिर इसे हम धूप में रखते हैं, ये पक्का हो जाता है। ये एक्चुअली नाम इसका वैक्स है, लेकिन ये मेड बाय ट्री गम है। अलसी का एक पौधा होता है, अच्छा। उसके बीज को गर्म करके वो लिक्विड सा हो जाता है, तो उसमें हम चाक पाउडर मिक्स करते हैं, आटे की तरह गूंद लेते हैं, फिर उसको डब्बे में रख के हाथ पे रखे और इसकी तार से जो है तो हम बनाते हैं मुख्तलिफ फूल। अंकल आप एक फूल रेडी करते हैं यहाँ पे भी?
थैंक यू सो मच रियाज अहमद अंकल साहब। और जैसे कि उन्होंने अभी कहा कि ये काम जो है वो ज़वाल पजीर होता चला जा रहा है, लेकिन हमने अपनी रवायतों को ज़िंदा रखना है, अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखना है। और ये हमारे बुज़ुर्ग आर्टिस्ट जो हैं वो तो अपने ख़ानदान के लेगेसी को लेकर आगे चल ही रहे हैं, लेकिन अब हम जैसी यंग जनरेशन की जिम्मेदारी आती है, जो हम में आर्टिस्ट बैठे हैं, छुपे हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो जाइए, एक्सप्लोर कीजिए केपी को और देखिए कि वहाँ का कल्चर क्या है। सिर्फ चरसी तिक्का, नमक मंडी और चपटी कबाब खा लेने से हम लोग अपने कल्चर को या उस फूड को ज़िंदा नहीं रख सकते। एक्चुअल में जो केपी की सौगात है, हमें उसका ख्याल रखना होगा। कठपुतली तमाचे का ये स्टॉल लगाया है नदीम भाई ने, ज़रा उनसे जानते हैं कि स्टॉल की खासियत क्या है और केपी का जो कल्चर है उसको इस तरीके से फ़रोग देने में कितनी मदद मिलती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप केपी में किस इलाके से, किस शहर से हैं? जी वालेकुम सलाम मैम, मैं केपी के में DI खान से हूँ। DI खान से। और कितने अरसे से आप इस तरह की कठपुतलियाँ बना रहे हैं? जी मैम, ये अभी स्टार्ट ही कह सकते हैं आप, क्योंकि इससे पहले इसका में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये जब हमने देखा कि ये चीज़ भी DI खान से ही मुंसलिक है, वहीं की सकाफ़त है, लेकिन अब ख़त्म हो चुकी है, तो हमने कोशिश किया है कि इसे ज़िंदा किया जाए। खूबसूरत। और ये जो कठपुतलियाँ यहाँ पे, या ये जो गुड्डा गुड्डे की एक कपल है यहाँ पे, ये आपने खुद बनाया है या किसी ने तैयार किया है जिसका डिस्प्ले आप लोगों ने यहाँ पे रखा है? ये हमने खुद बनाए हैं, अपने हाथ से बनाए हैं। ये मुकम्मल जितना भी सामान है ना, और इनको कोशिश किया है कि उस टाइम तो इनसे काम लिया जाता था स्टेज का, लेकिन हमने इनसे काम लिया है अपनी सकाफ़त का। अब देख सकते हैं कि जो भी इन्होंने पहना होगा उसमें सकाफ़त की झलक दिखाई देगी आपको। थैंक यू सो मच। और वाकई आपने सकाफ़त को ज़िंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं पहले वाले स्टॉल्स पर भी आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि पहले तो कठपुतली तमाशा हुआ करता था, अब इस किस्म के गुड्डे गुडियाँ तैयार करके इन्हें जो कपड़े पहनाए जा रहे हैं, जो लिबास पहनाया जा रहा है, वो उनके कल्चर को प्रमोट कर रहा है। ये खातून यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। और ये ख़ुद भी एक कोई गुड़िया तैयार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शकीला है। शकीला, ये बताइएगा, ये जो गुड्डे गुड़िया यहाँ पे लगी हैं, इनकी तैयारी आप ही ने की है? जी बिल्कुल। और एक गुड़िया तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन 1 दिन में हो जाती है। अच्छा, और उसमें लोगों का आपको कैसा जोश नज़र आ रहा है, कैसा जज्बा नज़र आ रहा है कल्चर को देखते हुए? क्या लोग गुड्डे और गुड़िया को आज भी ख़रीदना पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत पसंद कर रहे हैं ये हमारा काम। तो आपकी पसंदीदा जो क्या कहते हैं एक गुड़िया है जो आपको लगती है कि ये मैंने बड़े एहतमाम से बनाई थी, वो कौन सी थी? बस सारी एहतमाम से बनाई हैं, लोगों को जो पसंद आती हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं हमारे इस काम को। कि आप बहस होती कस्टमर की तरफ से, इतने नहीं शकीला बाजी, इतने से कर लो? जी बिल्कुल, वो तो होती है। 2000 रुपये में यहाँ पर ये एक कपल अवेलेबल है और ये ऊपर वाला भी लगा, ये भी मुझे बड़ा क्यूट सा लग रहा है। तो ये बताइए कितने पैसों में बहस के बाद लोग ले जाते हैं? तकरीबन 1500 तक। चले, 1500 में अगर आपको इतना प्यारा सा तोहफा मिल जाता है किसी अजीज़ को देने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत खूबसूरत बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे DI खान की तरफ से भी एक स्टॉल लगाया गया है और बेसिकली कठपुतली तमाशा उनकी सकाफत है, तो उसी को उजागर करने के लिए ये स्टॉल लोग विजिट भी कर रहे हैं और बहुत सारे गुड्डे और गुड़ियाँ यहाँ पर ख़रीद कर भी जा रहे हैं। KPK की ही सकाफत का एक और हिस्सा जो है मुग़ल आर्ट, और यहाँ पे जिन शख्सियत ने स्टॉल लगाया है माशाल्लाह उन्हें 2021 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा जा चुका है। और ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, साल 2021 की बात है। फ़हीम अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? फ़हीम अवान मेरा नाम है, मुग़ल आर्ट का काम करता हूँ। ये मेरा आबाई काम है, ख़ानदानी। मुग़ल शाहजहां के टाइम का आ रहा है, 500 साल से। और जो सदर आते हैं सार के हमें बुला लेते हैं गवर्नमेंट। सदर मित्रा के लिए बेनज़ीर ने बक्सा बनवाया था, उसमें अमन का पैगाम लिखा था फ़रानी ज़बान में। शहनशाह ईरान था रज़ा शाह पहलवी, उसका काम करते थे। अयूब खान ने मलका ज़बीताई इंग्लैंड से सन 65 के दौरे पर जो चीज़ें बनाई थी मेरे वाले साहब ने और मैंने, हाथी दांत की भी और ये मुग़ल आर्ट की भी, लकड़ी की। तो इस मैदानों में ये लोग विरसे को कामयाब करने वाले भी हम लोग हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत। और ये कुछ कार्विंग यहाँ पर जो हुई हुई है, ये आर्ट मैं आप लोगों को थोड़े से दिखाते भी हूँ। ये ट्रेस है, ठीक है, इसमें जब आप पेशावरी कहवा किसी को सर्व करेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। कुछ बॉक्सेस हैं, ज्वेलरी बॉक्स, वो भी यहाँ पर डिस्प्ले में रखे हैं। ये देखिए, ये बहुत प्यारे ज्वेलरी बॉक्स है। अंकल जी, ये बॉक्स कितने का है? ये 700 का है।
700 का बॉक्स है और बहस बहस के बाद ये बॉक्स कितने में जाता है? ये बस गाहक के ऊपर चलना पड़ता है। जितने में ग्राहक राजी होते फिर आप उसे भेज देते हैं। 600 पर भी दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसे बहुत सारी चीजें डिस्प्ले में रखी हुई हैं, लेकिन कस्टमर का रुझान ज्यादातर किस चीज की खरीदारी पर होता है? ये फॉरनर आ जाते हैं, उनसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी ऑफिसर खरीदते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे वैसे बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, जिस चीज पर हाथ रखूंगी दिल ललचाने लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से पहले सेगमेंट क्लोज करते हैं, उसके बाद खरीदारी के लिए टीम के साथ घूमते हैं। आइए आगे चलते हैं। तमाम शहरों में, तमाम सूबों में अगर किसी का कहवा सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं तो वो है पेशावरी कहवा। और मैं इस वक्त कहवा खाने के स्टॉल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक भाई यहाँ पर कहवा रेडी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर चाय भी डिफरेंट अक़साम की जो है वो रेडी की जा रही है। लोगों का रश आप लोगों को नज़र आ रहा है कि लोग पेशावरी कहवा इंजॉय करने के लिए किस तरह से स्टॉल पर आ रहे हैं। अभी भी मेरे ख्याल से एक कहवा रेडी हो और बड़े रवायती तरीके से उन्होंने इलायची को पीसा है और कहवे के अंदर डाली है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कहवे की तैयारी मुझे बताते हैं थोड़ा सा। और ये जो ये वाला कहवा है कि खानों मार्केट, सदर बाज़ार, कुछ इस किस्म के इलाकों से मिलता है? ये पेशावर में मिलता है ज़्यादातर, तो ये अफ़गानिस्तान से आता है जो सही पति है। और पेशावर में इसका मुश्ताक चाय एक दुकान है, सबसे बेस्ट जो है उसके साथ मिलती है कहवे का पत्ती। और इसमें ख़ास बात यह है कि कहवे का पत्ती ठीक हो तो फिर कहवा अच्छा बनता है। अच्छा, हमने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग सिर्फ एक उबाले के साथ ही कहवा उतार लेते हैं। कहवा बनाने के लिए आपको कितनी हद तक पानी को पकाना पड़ता है? क्योंकि हम लोग जब घर में बनाते हैं वो वाला टेस्ट नहीं आता कहवे का। कहवे का मैडम सबसे पहले जो पानी है वो सही तरीके से उबले, पक्का होना चाहिए। अगर पानी जब तक पक्का ना हो, आपने इलायची डाला या चीनी वगैरह, तो फिर कहवे का मज़ा नहीं होगा। कहवे का पानी जो है पहले वो सही तरीके से उबाले और बाद में उसका इलायची या चीनी चाहिए आप, या शहद या गुड़ भी इसमें डाल लें, जो भी। लेकिन पानी पूरा उबालने के बाद, उबालने से पहले डालोगे तो फिर कहवे का मज़ा नहीं आता। अच्छा, ठीक, थैंक यू सो मच। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो जब कहवा बनाते हैं तो पानी रखा स्टोव पर और उसके साथ ही कहवा डाल दिया, इलायची डाल दी। जिस तरह से चाय बनाने के लिए पंजाब के लोग और सिंध के लोग बड़ा एहतमाम करते हैं कि चाय अच्छी सी पकी हुई होनी चाहिए, दूध के साथ कड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक उसी तरीके से जब आप कहवा तैयार करें तो पानी जो है वो अच्छी तरीके से उसमें उबाल आया हुआ हो। उसके बाद अब उसके अंदर इलायची, गुड़ डालना है, गुड़ डालिए और फिर उसके साथ कहवे के हर्ब्स डाल दीजिए। तो देखिए आपका कहवा कैसा रेडी होता है। इतने सारे स्टॉल्स विजिट करने के बाद अब हमें लगी है थोड़ी सी भूख, लेकिन हमने सोचा इस भूख को मिटाने के लिए हमने बन्नू पुलाव, चपली कबाब और चुरसी टिक्का तो बहुत दफ़ा खा रखा है। कुछ ऐसी पेशावरी सौगातें होती हैं कि जो हमें सिर्फ वहाँ जाकर ही मिलती हैं। ये हमें इस्लामाबाद में भी खाने को नहीं मिलती या फिर दूसरे शहरों में भी खाने को नहीं मिलती। उसी में से कुछ ऐसा एक मीठा पकवान यहाँ पर तैयार हुआ है जिसे अमृतसा कहा जाता है। और इसकी तैयारी कैसे होती है, यहाँ पे जो शेफ़ है ज़रा उन्हीं से बात कर लेते हैं। मिराज साहब यहाँ पर मौजूद है। मिराज खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिराज साहब, ये अमृतसा किस चीज़ से बनता है, तैयारी में कितना वक्त लगता है और ये सौगात कब से चलती आ रही है? ये तो बहुत हमारा पैदाइश से पहले से ये शुरू है और ये चावल से बनता है। गुड़ से, चावल से, और सौंफ वगैरह ड्राई फ्रूट ये डलता है। सौंफ और ड्राई फ्रूट इसमें डलता है और चीनी की जगह आप लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत मशहूर है, खासकर नूरखड़ की। तो अब तो बहुत कम है इसका, नूरखड़ का काम सारा मर्दान में शिफ्ट हो गया है। अच्छा, अगर हम में से किसी ने खाना हो तो ये हमें सिर्फ मर्दान से ही मिलेगा? मर्दान से ही मिलेगा। और ये एक अमृतसा ये पाव में मिलता है या पीसेस में लेना होता है, कैसे खरीदारी करते हैं लोग? यहाँ पर हम पीस में भी देते हैं, लेकिन 1 किलो के हिसाब से भी मिल जाता है। अच्छा, ये किलो के हिसाब से भी बनता है। तो भाई ज़रा आप ये बनाते हैं और हम इसकी तैयारी देखते हैं कि ये जो गुड़, चावल और उसका मिक्सचर है ड्राई फ्रूट्स का, वो किस तरह से रेडी होता है। अमूमन हमने पंजाब में हलवा पूरी इस तरह से रेडी होती हुई देखी हैं। तो ये अमृतसर है जो इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। अमृतसर हो गया तैयार। एक थोड़ा सा मैं चख भी लेती हूँ, वो कि भी बहुत गरम गरम है, लेकिन लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है। और गुड़ वैसे भी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। अमूमन वो लोग जो डाइटिंग पर होते हैं, गो कि इसमें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वाला ऑयल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कभी कभी चलता है। अगर आपने कोई चीट डे निकालना हो KPK के लोगों ने, पेशावर के लोगों ने, और अब तो ये मर्दान में अवेलेबल हो रहा है, तो आप उस चीट डे पे अमृतसा ट्राई कर सकते हैं। रुके ज़रा, मस्त ट्राई कीजिए, बहुत लजीज है। और जब आप लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं तो खाने के बाद, पेट पूजा के बाद थोड़ी सी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट का हल भी हमने आपके लिए निकाल रखा है। कहाँ पर?
पीछे वाले स्टॉल पे चल के दिखाते हैं। थैंक यू। मीना गबीना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। ये नाम मैंने पहली बार सुना, लेकिन बहुत प्यारा नाम है। मीना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू। मीना, बहुत प्यारा डांस करती हैं आप। बस जी, मैं पश्तून और ये पश्तो अतड़ है जिसको मुझे बहुत कम आता है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है। नहीं, नो डाउट, पीछे जितने भी भाई खड़े हैं सबने बहुत प्यारा डांस किया, लेकिन एक खातून को अतड़ परफॉर्म करते हुए देखना ये बहुत ही कोई एक अलग सी चीज़ होती है और हमारे व्यूअर्स ने भी इसे बहुत इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये डांस करने में। एक बहुत स्पिरिचुअल डांस है, सो यू जस्ट रियली एंजॉय बीइंग विद द रिदम, इट्स फन। इट इज़ फन। अच्छा मीना, मैंने अक्सर ये सुना है कि जो पख्तून बच्चियाँ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, बड़ी शाय होती हैं, उस किस्म की परफॉर्मेंसेस दे नहीं पाती हैं, तो अब क्या केपी में कल्चर थोड़ा तब्दील होता चला जा रहा है? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में उल्टा ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। लेकिन हाँ, जब से कुछ मूवमेंट्स आई हैं जो बहुत ज़्यादा पश्तून कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, उसके बाद से औरतों का हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन थोड़ा सेपरेट होता है। अतड़ हमेशा औरतों का भी होता है, बट पहले ज़माने में साथ साथ करते थे, अब थोड़ा अलग अलग करते हैं। कोशिश कर रहे हैं वापस, थोड़े मॉडर्न एरियाज़ में हो रहा है, लेकिन अभी भी रूरल एरियाज़ में नहीं होता। थैंक यू सो मच मीना। और इसके अलावा जो यहाँ पर ग्रुप एक खड़ा हुआ है, जरा इनसे बात करते हैं, कितना मज़ा आता है आप लोगों को अतड़ परफॉर्म करते हुए? मेरा ये 20 साल हो चुका है, मैं अतड़ कर रहा हूँ और इस फील्ड में। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अतड़ के साथ एक घटक भी होता है और एक वजीरिस्तानी डांस भी होता है, वो भी आता है आप लोगों को? ये दोनों ही है, वजीरिस्तान के लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं। हमारा ज़रा चेंज है, हमारा ज़रा मॉडर्न स्टाइल का है ये अतना। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 लोग खड़े हुए हैं, कोई एक ऐसी मूव जो हम साथ में कर सकते हो, वो आसान सी होनी चाहिए। आसान सी? हाँ, वो कौन सी है? ये इस तरह करो। अच्छा, ये हाँ, अच्छा, ये और ये, ओके, तो ये एक छोटी सी मूव है जो, हाँ हाँ, बालों का जो है वो बहुत सख्त है, वो नहीं कर सकते हो। वो सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं। करके दिखाएं। सॉरी, ये मूव्स हैं, और ये जो ये वाली मूव थी ना, ये वाली, और इसके बाद आपने ऐसे मूव करना है, ये बड़ी इजी मूव है अतड़ की। और पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत सारी सेरेमनीज होती है, तो जब भी आप लोगों को इस किस्म का कल्चर एंजॉय करने का मौका मिले ना, तो प्लीज़ किया कीजिए, चाहे आप जिस मर्जी सूबे से हो। यही वो चीज़ें होती हैं, यही वो फेस्टिविटीज़ होती हैं जो लोगों को, डिफरेंट सूबों के लोगों को, डिफरेंट शहरों के लोगों को आपस में इकट्ठा करती हैं। बाबा जी का हुक्का देखकर मुझे अपने दादाजी का हुक्का याद आ गया है, और वो बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही प्यारी याद है। वाकई लोक विरसा में आने के बाद ना आपकी बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। चंद मजीद यादों को ताज़ा करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे ट्यून, कैफे मार्गला। सूरज सर पर है, टीम थोड़ी सी थक भी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सफ़र है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अब हम आपको लेकर आ गए हैं बलूचिस्तान पवेलियन में, और बलूचिस्तान पवेलियन की खासियत आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। कलात हो, योब हो, कोयटा हो, या फिर ज़ियारत, जहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी लम्हात, अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम गुजारे थे। एनीवेज़, बलूचिस्तान की सकाफ़त कैसी है, यहाँ के लोगों का उठना बैठना कैसा है, खाने पीने में क्या पसंद करते हैं, और फिर इनके जो फोक म्यूजिशियंस हैं वो किस किस्म का गाना बजाना पसंद करते हैं, आज हम आपको सब कुछ इसी पवेलियन में दिखाएंगे। चलिए देखते हैं पहला स्टॉल हमने कौन सा विजिट करना है। बलोची टोपी और बलोची दुपट्टा विद बलोची कढ़ाई, ये मुझे लग रहा है बड़ा प्यारा, क्योंकि आप ही जो यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने तैयार की, इन्होंने मुझे पहनाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका, बलूचिस्तान की किस शहर, किस इलाके से हैं? मेरा नाम अतिया है और मैं मस्तूंग से आई हूँ। मस्तूंग से? जी। अच्छा, मुझे अब अतिया आप ये बताइएगा कि ये क्या कुछ आपने यहाँ पर खुद से तैयार किया है? हम लोगों ने ये बलोची सूट, ये जो बलोची सूट सारे लगे हुए हैं, ये तैयार किए, वेस्ट कोट तैयार किए हैं, ये जो कारपेट डोर हैंगिंग है, वाल हैंगिंग है, इनके जो कारपेट के पीस बचते हैं, तो ये हम लोग इनको ऐसे धागे लगा के, इस तरह मोती डाल के ये हम तैयार करते हैं। रनर तैयार करते हैं, गरम शाल काफ़ी लगी हुई है, वो हमने बनाए हैं, स्टालर हमने बनाए हैं, बैग्स बनाए, क्लच बनाए हमने। मतलब काफ़ी कुछ आप लोगों ने यहाँ पर तैयार किया। लेकिन जब लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग के लिए, अच्छा ये बड़ी प्यारे से जूते मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं, ये ईस्टर्न वेस्टर्न हर किस्म की ड्रेसिंग के साथ आप लोग कैरी कर सकते हैं। क्या प्राइस है इस जूते की? ये 1200 की है। 1200 की है, और ये भी आप लोगों ने खुद हाथ से तैयार की है? जी जी, ये चमड़े की है, और नीचे से ये देखिए, ये टायर का पीस लगा हुआ है, ये चमड़े और उसकी लेदर की है। ठीक है, चमड़ा और लेदर का जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है, और ये नीचे टायर का पीस इसमें यूज़ किया, ये भी हैंडमेड है, और 1200 रुपये में ये अवेलेबल होती है। अमूमन जब लोग स्टॉल को विजिट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ख़रीदारी में क्या लेकर जाते हैं? मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं, ज़्यादा भी ये डोर हैंगिंग ले रहे हैं, वाल हैंगिंग ले रहे हैं, शीशा ले रहे हैं,
तो छोटी छोटी चीज़ें लेते। सूट जो है अभी इतने ज़्यादा नहीं ले रहे, वो कहते हैं कि बहुत महंगे, लेकिन अभी ये देखिए ये मैं 3 टांके लगा के तो इतना छोटा सा टांका ये बनता है, तो एक टांका बनता है। तो ये जो है बहुत मुश्किल काम है, बहुत बारीकी का काम है, इसीलिए जो है ये एक्सपेंसिव है। लोग जो है कहते हैं ये महंगे है, लेकिन इसको गौर से देखा जाए ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो वॉल हैंगिंग्स लगी हैं ये कितने में अवेलेबल हैं, कितने में मिल जाती हैं? ये 1500 तक मिल जाएगी। और ये जो बड़ा वाला डोर हैंगिंग है? जी ये 1500 का है और वॉल हैंगिंग 1200 की है। अरे ये तो बड़ा रीजनेबल, इतना महंगा तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये आपको यहाँ पे वॉल हैंगिंग्स भी नजर आएंगी, डोर हैंगिंग्स भी नजर आएंगी, जो कि बहुत प्यारी है और बलोची जो कल्चर है उसको प्रोमिनेंट कर रही हैं। बड़ा प्यारा सा म्यूजिक आप लोग सुन रहे हैं। ये मेरे ख्याल से कुछ सितार बजा रहा है यहाँ पर या रुबाब बजा रहा है, चल के देखते हैं ये बज क्या रहा है। तो पहुंच ही गए हम वहाँ जहाँ पर रबाब बजाया जा रहा था और अभी भी बड़ा प्यारा सा बजाया जा रहा है। मुझे खुद रबाब की धुनें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं और ये बड़ी सूदिंग होती हैं। अक्सर कभी भी आप विज़िट करेंगे ना जब ज़ियारत या कोयटा, तो वहाँ पर मुख्तलिफ जो बड़े बड़े होटल्स हैं, तो इस सकाफ़त को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए खाने के साथ साथ इस किस्म की मौसीकी का भी एहतमाम किया जाता है। तो ज़रा जो रबाब बजा रहे हैं उनसे पूछते हैं कितने अरसे से रबाब बजा रहे हैं और रबाब की जो धुनें हैं वो कितनी मशहूर कौन होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? बलूचिस्तान के किस इलाके से और कितने अरसे से रबाब बजा रहे हैं? मैं बलूचिस्तान के इलाके कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं तकरीबन 8 साल से रबाब बजा रहा हूँ। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। हाँ आरिफ भाई, ये बताइएगा कि आप 8 सालों से रबाब बजा रहे हैं? जी मैं 8 सालों से रबाब बजा रहा हूँ। और रबाब का कल्चर बलूचिस्तान में तो अभी भी लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम इस्लामाबाद में भी अगर मुख्तलिफ जगहों पर देखें तो इस किस्म की म्यूज़िकल नाइट्स का अहतमाम किया जाता है। कैसा लोगों की तरफ से फीडबैक आता है जब आप रबाब बजाते हैं? हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। लोग इसमें जो दुनिया होती है उसको पसंद करते हैं कि आप ये गाना मेरे लिए बजाए, रबाब में वो बजाए। वो सबसे ज़्यादा फरमाइश किस गाने की आती है? ये जो आजकल गाना चल रहा है हम तुम्हारे शहर में हैं। वाह वाह वाह, तो जरा गाना सुनाते हैं आप हमें? बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, जरा सुनते हैं हम तुम्हारे शहर में। अब आप हमारे शहर में जरा बजाइए। बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर से अब्दुल वाहिद साहब बजाने जा रहे हैं सारंगी। तो चलिए जरा सारंगी की धुनें भी आप लोगों को सुनवाते हैं। थैंक यू। विजिटर्स जो यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं, लोग फिर से जरा उनसे बात करते हैं और यंगस्टर्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन्हीं लोगों को कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आज जो है ये इस किस्म के मेले का एहतमाम किया गया है। कशफ हमारे साथ मौजूद है लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर हिना है। कशफ से पहले बात करते हैं। कशफ, इस तरह की जो फेस्टिविटीज़ हैं यंगस्टर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल्स की वजह से हमें अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है। और जब हम लोग आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी है। और जब आपको पता चला कि यहाँ पे 4 से 5 सूबों का कल्चर जो है वो डिस्प्ले में रखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपने किस कल्चर में लिया है कि मैंने वो वाला पवेलियन लाजमी विजिट करना है? मैंने बलोची कल्चर में। बलोची कल्चर में? अच्छा, भी हम लोग खड़े भी बलोची कल्चर में है। बलोची म्यूजिक पसंद है? जी बहुत ज़्यादा।
बहुत ज्यादा पसंद है। और बलोची सज्जी खाई है जो कि दूर कहीं मुझे नजर आ रही है? नहीं, अभी तक ट्राई नहीं किया, बट इंशाल्लाह ताला करेंगे अभी। चलो ठीक है, इस तरफ हिना खड़ी है। हिना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना, आपका फेवरेट पवेलियन अभी तो आपने अभी कोई पवेलियन में से विजिट किया बलोची के अलावा? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम बलोची पे ही आए हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि घर से जब निकली थी या यूनिवर्सिटी से जब आप लोगों ने प्लान बनाया तो किस कल्चर को जानने के लिए ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड थी आप? पाकिस्तान के सब कल्चर्स बहुत प्यारे हैं, इसलिए हमने सबको विजिट करना है। हम बेसिकली पंजाब से हैं तो हमें सब पसंद है। अच्छा, और इसके अलावा बहुत सारे खाने ऐसे हैं कि जो यहाँ पे लोग लोकली जो है वो खुद से बनाते हैं, क्योंकि अमूमन हमने फूड मार्केट या फूड स्टॉल्स पे तो खाए हैं, लेकिन आज कुछ नया खाने को मौका मिला, कुछ ऐसी एक्साइटमेंट है वो खाना मैंने लाजमी खाना है। जी, बलोची सज्जी इंशाल्लाह ट्राई कर। अच्छा, बलोची सज्जी मटन खा लेती हैं कि चिकन में खाएंगी? नहीं, चिकन। चिकन में खाएंगी, क्योंकि लड़कियां जो है जरा मटन और बीफ से थोड़ा सा भागती हैं, लेकिन चिकन सज्जी यहाँ पर रेडी हो रही है तो जरा चलकर आपको चिकन सज्जी दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ से बड़ी अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है और बड़े बड़े जो वहाँ पर स्टैंड्स हैं उसमें चिकन मैरिनेट करके लगा दिया गया। तो आइए चलते हैं और चिकन सज्जी आपको दिखाते हैं। MA जिना रोड कोयटा से वाबस्ता मशहूर लेडी सज्जी, उसके पास अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। खुशबू बहुत मज़े की है। ये सज्जी तैयार कितनी देर में होती है और लोगों का इसके ऊपर अपना फीडबैक क्या होता है इसको खाने के बाद, ज़रा वो कामरान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 1900 कब से है जी ये? 67 से आपने जो है ये कदीमी सज्जी बनाना शुरू की हुई है। ये बताइएगा कितना टाइम लगता है सज्जी की तैयारी में? इसमें तकरीबन 4 घंटे लगते हैं तैयार होने में इसको। और ये सिर्फ कोयलों पे तैयार होती है? जी हाँ, कोयले की तपिश से। और बलूचिस्तान के लोग फीका खाना खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, कैसा खाते हैं? नमकीन। और सज्जी की तैयारी में आपने कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए? या इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक इस पे लगा हुआ है बस। अच्छा, नमक के अलावा आपने कुछ इस्तेमाल नहीं किया? और लेकिन कोई घी या कोई तेल या चर्बी कोई भुनाई में लगता है? नहीं। अच्छा, ये अपने ही कोयलों पर पक रही होती है? अपने। और इसके साथ जो चटनी या कुछ रायता वगैरह जो मिलता है वो किस किस्म का होता है? वो चटनी ग्रीन चटनी है, वो ग्रीन चटनी होती है मिर्चों वाली? जी हाँ। चलें, जबरदस्त। और अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ सब्जी अभी तैयार नहीं हुई यहाँ पे? नहीं, तैयार हो गई है, लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे सामने ही। और एक सब्जी अगर हम लोग लेते हैं, खरीदते हैं तो वो कितने की पड़ती है? वो 1000 रुपए की। अच्छा, 1000 रुपए में आपका प्रॉपर मील रेडी हो जाता है। थैंक यू सो मच कामरान भाई, आप अपनी सब्जी की तैयारी जारी रखिए। और लोग वहाँ पर बैठकर अपनी सब्जी का ऑर्डर दे चुकी हैं। भूख थोड़ी थोड़ी हमें भी लग रही है, लेकिन एक काम करते हैं, हम लोग एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। उस ब्रेक में जाके हम थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, फिर काम दूजा कर लेंगे। तो जनाब, सिंध का कल्चर, सिंध की तहजीब, इसकी सकाफत, इसकी रवायात और इसके सिंधी गाने दुनिया भर में मशहूर हैं। पाकिस्तान की कल्चर को अगर हम रिप्रेजेंट करने के हवाले से बात करें तो सिंध वाहिद एक ऐसा कल्चर है कि जिसकी सिमिलैरिटी हमें बहुत ही कम सूबों में या फिर यूँ कह लीजिए कि दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में या उनकी सकाफतों में, उनके मजहबों में हमें झलकती हुई नज़र आती होगी। क्योंकि ये एक ऐसा कल्चर है कि जिसको प्रमोट करते हुए जब हम लोग इंटरनेशनली कुछ इवेंट्स भी प्लान करते हैं तो इनके सिंधी जो फोक गुलकार हैं, सिंधी म्यूजिशियंस हैं, जो सिंध के अपने पहनावे हैं, जो इसकी तहजीब है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और फिर जब हम लोग सिंधी गानों की बात करते हैं तो आबदा परवीन साहिबा के बहुत सारे गाए हुए ऐसे गाने हैं जो कि बड़े ही बेहद पसंद किए जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, जो कि हमारे सूबे हैं गिलगित बल्तिस्तान, KP, उसके अलावा पंजाब, इसकी सकाफत खासी नुमाया हमें नज़र आती है और लोग इसको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपसे कि इनके जो गाने हैं वो भी बड़े ही डिफरेंट होते हैं। सूफ़ी शायर जो है, गज़लें जो है, वो एक अपना ही अंदाज़ रखती हैं, उनकी एक अपनी ही फील होती है, एक अपने ही जज्बात होते हैं। अब सिंधी लोग किस किस्म के पहनावे पहनते हैं, इनके कल्चर की खासियत क्या होती है, इनके खाने किस अंदाज में होते हैं, क्योंकि मैंने सिंध का जो है एक हैदराबादी अचार मैंने बड़ा सुना हुआ है, शिकारपुर का अचार मैंने बड़ा सुना हुआ है, और इसके अलावा जो सिंधी शॉल्स हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे करते हैं, अंदर सिंध के पवेलियन में आपको लेकर चलते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि सिंध का कल्चर वो किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्टॉल्स के थ्रू। आइए चलिए। जी वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका और सिंध किस शहर से?
जी मैं सत्यु संघ SRSO से हूँ। ये जो कुछ पड़े हुए हैं ये जो है हमारे कोठी के कुछ आर्टिजन्स हैं जो सरसों ने जो ट्रेन किए हुए हैं उनके बनाए हुए हैं। अच्छा, ये घुड़की की सारी मतलब प्रोडक्शन है वो यहाँ पे डिस्प्ले में आपने रखी है। ये ग्रुप बने हुए हैं हमारे, उनके जो है काम सारा जो है लेके आए हैं, उनको बिजनेस पे प्रमोट कर रहे हैं। कुछ आर्टिजन्स हमारे साथ आई हुई हैं यहाँ पे, उनको बिजनेस लिंकेज वगैरह उनको जो सोशल नेटवर्किंग है उनको जो है वो अपडेट। अच्छा, ये जो खुस्सा है ये क्या कॉस्ट है, इसकी क्या प्राइस है? ये इसकी जो प्राइस लिखी हुई है ये 750 है, 750 रुपीज़। ये इस पे ये काम किया हुआ है, थ्रेड वर्क किया हुआ है इस पे। अच्छा। ये हाथ से करते हैं ये। इनके बाद ये सारा जो है ये फिनिश भी जो है वो खुद करते हैं आर्टिजन्स का। जो ये वुमेन आर्टिजन्स का सारा काम है जो गांव में अपने काम करते हैं। इंटरेस्टिंग है, तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और मुझे ये वाले तो खुस्से बहुत क्यूट लग रहे हैं। ये सलवार कमीज पे बहुत ही मजे के लगते हैं और ये मैं आज लाजमी लेकर भी जाऊंगी। बट अभी मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मा आई हुई है इस्लामाबाद, तो मैं वेट कर रही हूँ कि उनके साथ विजिट करते हैं और फिर कुछ ना कुछ लेते हैं। ये भी हमें 750 में मिलेंगे। ये 600 का है, डिफरेंट वराइटीज हैं, जितना काम इतने पैसे। इतने इकोनॉमिकल है, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि हम लोग तो बाकी शॉप्स वगैरह को विजिट करते हैं जो इस्लामाबाद की हो चाहे लाहौर की मार्केट हो, कुछ चीज़ें हमें एक्सपेंसिव पड़ती हैं, लेकिन ये हमें थोड़ी सी जो है वो अच्छी लग रही है। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ खवातीन के लिए कुछ मर्दों के लिए भी रखा हुआ है आपने? मर्दों के लिए अजरक्स वगैरह सारे हैं, कैप्स वगैरह, सिंधी कैप, सिंधी टोपी जो हम कहते हैं सिंधी में, वो पड़ी हुई है। मिरर वर्क पे हैं हमारे पास। ये भी खवातीन का काम है। ये जो है ग्रुप लिखे हुए हैं इस पे जो है ये सामने इस पे ग्रुप का नाम लिखा हुआ है। इस ग्रुप का लड़काना का है, हेयर ग्रुप लिखा हुआ है, इन्होंने ये काम किया हुआ है। अच्छा, तो ये भी हैंडमेड है और ये भी जो है वो ये मर्दों के लिए है और वो से पहनते हैं। लेट्स गेट डांस। अच्छा जी, ये कल्चरल डांस है और मैं इसके अंदर इंटरव्यू करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे डांस बहुत अच्छा लग रहा है। और डांडिया जो कि खुमैसो साहब हमें बता रहे थे कि बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इनके कल्चर का। इस किस्म का कल्चर हो तो बदीन के लोग हों, थरपारकर के हो या फिर इसके अलावा उनका ताल्लुक किसी के इलाके या शहर या जिले या टाउन से हो, तो इस किस्म के कल्चर को ना सिर्फ प्रमोट करते हैं बल्कि पसंद भी करते हैं। परफॉर्म करें काफी देर से, मेरा खुद का भी दिल है कि मैं इनके साथ परफॉर्म करूं, लेकिन जो स्टेप्स ये यहाँ पर दे रहे हैं वो मेरे बस से थोड़ा सा बाहर है और इन्होंने वो स्टेप शुरू कर दिए जो मुझे आते हैं। ये छोटा सा बच्चा ये यहाँ पे डांस कर रहे हैं और ये वो रंगीनियाँ हैं जो कि पाकिस्तानी कल्चर में हमें नजर आती है, सिंध के कल्चर में हमें नजर आती है। इंटरनेशनल में भी इस तरह के बहुत सारे इवेंट जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो इस तरह से हमारे ग्रुप्स की सूरत में हमारे जो बच्चे हैं ये तो बड़ा सा डांस कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े जो हैं वो जानते हैं और है बहुत ही प्यारा कल्चर, मैंने बहुत एंजॉय किया। ये स्टेप्स मेरे थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन मैं कर सकती हूँ। और दूसरा ये कि इसी खूबसूरती के साथ, इसी संगीत के साथ, इसी मौसीकी के साथ इस सेगमेंट हम करते हैं सिंध का क्लोज और चलते हैं आपको लेकर गिलगित बल्तिस्तान के पवेलियन में, जो कि बिल्कुल सिंधी पवेलियन के साथ है, थोड़ा सा बाहर निकल के। आइए गिलगित चलते हैं। पाकिस्तान का पांचवा बड़ा सूबा गिलगित बल्तिस्तान, जो कि अपनी खूबसूरती के एतबार से लोगों में बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें
टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टूरिस्ट हुंसा गिलगित जाना, वहाँ पर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तानी लोग भी जब भी उन्हें वेकेशन स्पेंड करने का अगर टाइम मिलता है तो यूजुअली दे प्लान देयर विजिट टू हुंसा। और हुंसा चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के सराउंडिंग में है, उससे मुल्हिका इलाके हैं, तो लोग हुंसा जाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करें तो इसका एक अपना कल्चर है, इसकी एक अपनी तहजीब है। और वहाँ के लोगों के बारे में मैंने हमेशा ये जाना है, हमेशा ये सुना है कि बड़ी मिठास होती है इनके बोलने के अंदाज में और बड़े मेहमान नवाज होते हैं। मैं भी गिलगित जा चुकी हूँ, गिलगित विजिट कर चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों से मेरा भी मिलने का इत्तेफाक हुआ। तो जो कहा जाता है बिल्कुल उनके बारे में दुरुस्त कहा जाता है। अच्छा, गिलगित के हवाले से अगर हम लोग बात करें ना, वहाँ पर तो उस एरिया के ड्राई फ्रूट्स बड़े फेमस होते हैं। वहाँ के मैंने जैसे कि बताने कि एक अपना ही कल्चर है, तो उनकी जो क्राफ्टिंग है वो बड़ी डिफरेंट सी होती है और टूरिस्ट उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। सो आज यहाँ पर जब हम लोग फिर से विजिट कर रहे हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के इस पवेलियन में, इस जगह पर सिर्फ पाकिस्तानी ही लोग यहाँ पर विजिट के लिए नहीं आए, बल्कि बहुत सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और वो लोग आज की इस फेस्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे करते हैं कि बगैर कोई तमहीद बांधे, बगैर किसी ताखीर के अंदर चलते हैं। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ, मैं आपको पूरा स्टॉल, पूरा पवेलियन विजिट करवाऊंगी और यहाँ के लोग जो कि गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने स्टॉल जिन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले में रखे हैं, किस किस्म की कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। खवातीन भी हमें यहाँ पर स्टॉल लगाती हुई नजर आ रही हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है अपने स्टॉल्स को लेकर, कितने दिन से वो यहाँ पर मौजूद है और कब तक स्टे करने का उनका प्लान है। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। जी, तो पवेलियन में अंदर आते साथ ही राइट साइड पे, नो सॉरी मेरी लेफ्ट साइड पे एक स्टॉल था और मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इसी को विजिट किया जाए। इस स्टॉल पे मुझे बड़ी ही फैंसी सी यहाँ पर खूबसूरत से कैप्स नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे से रग्स हैं जो कि मैं कहूँगी कि टेबल डेकोरेशंस भी होती हैं और ये कुछ पाउचेस भी मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। तो इसके बारे में मुझे खुद से तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो खातून यहाँ पर इनकी मेकिंग में बिजी हैं उन्हीं से ज़रा पूछ लेते हैं कि इनकी तैयारी में कितना वक्त लगता है, कि गिलगित के कल्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट करने आई है। तो चलिए जरा उन्हीं से बात करते हैं। मेरे ख्याल से जिस पर वो काम करने से शायद खड्डी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमीम है। शमीम आप ये बताइएगा, आप गिलगित में कहाँ से आई हैं? मैं हुंजा से आई हूँ, गोजाल में हमारे कारपेट सेंटर है, वहाँ से मैं आई हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये आप क्या बना रही हैं और इसे क्या कहते हैं? मैं कारपेट पीस बना रही हूँ, ये इसकी खड़ी है तो मैं उस पर एक छोटा सा पीस अभी बना रही हूँ। यहाँ पे जितने भी पीस डेकोरेशन में रखे हुए हैं ये आपने खुद बनाए? जी जी, हमारा एक सेंटर है, खवातीन के ग्रुप है जहाँ पे हम काम करते हैं। ऐसे करते हैं कि अगर आप हमें कुछ एक दो पीसेज अगर खोल कर दिखा सके, इज दैट पॉसिबल? तो ये कुछ एक दो पीसेज हैं जो कि मैं यहाँ पे खुलवाऊंगी, जो शमीम ने खुद यहाँ पे रेडी किए। अच्छा, ये इनकी ट्रेडिशनल कैप है। ओके, वाओ नाइस, थैंक यू सो मच, सच अ लवली जेस्चर, थैंक यू। अच्छा, अब आप जो बना रही हैं ज़रा मुझे वो दिखाइए, इनमें से आपने क्या बनाया? मैं बना रही हूँ ये कारपेट इस पीस की तरह। जो मैं बना रही हूँ अभी इसका डिज़ाइन का पता नहीं चलता, लेकिन जब इसकी फिनिशिंग होगी तब इसका डिज़ाइन इस तरह वाज़ा हो जाएगा। सही। अच्छा, ये कारपेट इन्होंने बनाया है, ये छोटे छोटे से, मेरे ख्याल में ये टेबल्स के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना? डेकोरेशन पीसेज हैं। एक इस तरह छोटा सा कारपेट बनाने में कितने दिन लग जाते हैं? इस पीस को बनाने में हमें महीने लगते हैं। महीने? और डेफिनेटली ये हैंडमेड सारा कारपेट है तो इसको बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता होगा। कितनी कॉस्ट, मतलब यानी कि क्या डिमांड कस्टमर से आप करते हैं, फिर बहस के बाद कहाँ तक बात पहुँचती है? ये हमारा फिक्स प्राइस होता है, ये हमें ये 8,000 का हम देते हैं। और इसमें किस किस्म का आपने धागा इस्तेमाल किया? ये शीपूल है मटेरियल, हम शीपूल इस्तेमाल करते हैं, उसको हम डाई करते हैं, सारा काम हम खुद करते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। मैं अब टोटल जो जिन्होंने बताया ना कि ये शीप कुल्ट समथिंग, हाँ वो मतलब यानी कि जो भेड़ें होती हैं उनके ऊपर जो ऊन और बाल लगे हुए होते हैं, ये उसका सारा मटेरियल है जो कि ये लोग यूटिलाइज करते हैं और फिर खुद हाथ से उसे यहाँ पर बनाते हैं। और इसकी कॉस्ट आपने 10,000 बताइए मुझे।
8,000 है। तो ये आप हैंडमेड लोग देखें, तहजीब और एक कल्चर का ना एक अपनी रवायत होती है, एक इसकी अपनी मोहब्बत होती है और पसंद करने वाले से पसंद करते भी है। बहुत सारे इस्लामाबाद में ऐसे घर घूमने का मुझे अक्सर मौका मिलता है कि जहाँ पर जब मैं जाके देखती हूँ तो लोगों ने किसी ने अपनी वॉल बड़े खूबसूरत अंदाज में डेकोरेट किए हुए थे, किसी ने हैंडमेड फर्नीचर वहाँ पर रखा होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी गलदादा होते हैं इस किस्म की चीज़ों के कि जो इस किस्म के कारपेट्स वगैरह भी घर में रखते हैं। अच्छा, ये मैंने देखा था, ये क्या है? ये ओह क्यूट ये भी हैंडमेड पाउच है। जी जी, क्रॉस स्टिच में हुआ है ये काम। इसको हमने बनाए हैं, कोई इसमें ज्वेलरी रखता है, कोई मेकअप के सामान है, जो जिसमें जितना वो। और इस पाउच की कॉस्ट क्या है? ये 800 की है। अरे ये तो जरा रीजनेबल से कॉस्ट में। तो फिर मेरे ख्याल से जो कोई भी गिलगित बल्तिस्तान के इस पवेलियन को विजिट करने आए इस्लामाबाद के लोक विरसा मेले में, मेरी रिक्वेस्ट है उन सबसे कि वो शमीम आपा के ये स्टॉल है उसको लाजमी विजिट करें। ये इतना कॉस्टली नहीं आपको पड़ेगा, सिर्फ 800 में पड़ेगा, जिससे होगा क्या कि ये लोग जो इतनी दूर से यहाँ पर आके गिलगित कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना सिर्फ ये खुशी खुशी यहाँ से जाएंगे बल्कि कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो कि अपने घर की जिम्मेदारियाँ लेकर यहाँ पर पहुँची हैं। तो उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में आप उनका साथ बन सकते हैं। आगे चलते ही देखते हैं किस स्टॉल पे मजीद और क्या हमें मिलेगा गिलगित बल्तिस्तान में। थैंक यू। सो नाउ आई एम गोइंग टू विजिट स्टॉल नंबर 26 और यहाँ पे कुछ बर्तन तैयार हो रहे हैं और ये बर्तन हाथ से तैयार हो रहे हैं। इनकी मेकिंग जानते हैं कि ये कैसे बनती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुल्करनैन है। जुल्करनैन भाई, मुझे ये बताइएगा ये जो आप बर्तन बना रहे हैं ये कौन सा पत्थर है, मिट्टी है, सीमेंट है, ये क्या है? ये असल में ख़ास किस्म का पत्थर है, ये बल्तिस्तान में होते हैं और ये इसका नाम संग खारा बोलते हैं। संग खारा का पत्थर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें कितना होता है इस किस्म के पत्थरों में? लोगों का इंटरेस्ट असल में ज़्यादा होता है इस चीज़ में। ये पुराने वक्तों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। आजकल ये गिलेट और स्टील ने ना बीमारियां ज़्यादा आते हैं। इस चीज़ को हमने छोड़ दिया जी। तो इस एक बर्तन की तैयारी में कितना वक्त लग जाता है आपको? एक बर्तन तैयार होने में 7-8 दिन लगता है। 7 से 8 दिन। ये कितने टाइम से आपने शुरू किया हुआ है? ये वाला बर्तन हम 4 दिनों से बना रहे हैं। अच्छा, और 4 दिन की तैयारी के बाद ओह ये तो बहुत ही भारी है, मैं तो इसको नहीं उठा सकती कि क्या इसकी। हाँ नहीं हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर की सफाई नहीं जी जी। ओके, तो ये इसको बनाने की अभी आप सिर्फ बाहर से करेंगे, उसके बाद इसके अंदर की सफाई भी होगी? जी जी, इसके अंदर भी बिल्कुल बाहर की तरह सफाई होगी। सही। और कितनी कीमत लगती है इसकी? इसकी कीमत मुख्तलिफ रेट है। अच्छा, मुख्तलिफ रेट है। यहाँ पे कुछ मजीद इन्होंने बना के तैयार करके रखे हुए। प्लीज जरा मैं आप लोगों को खुद से भी दिखाती हूँ आगे बढ़कर। ये एक यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है और आई गेस इसको हम लोग ना आप क्या कहते हैं डिस्प्ले में भी अपनी वॉल डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ एक छोटी सी कैटल भी मुझे यहाँ पर नज़र आई है। ये कैटल आई गेस ये सारे डेकोरेशन पीसेस हैं जो कि यहाँ पे इन लोगों ने रखे हैं, या फिर मुख्तलिफ ऐसे कल्चरल रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे लोगों का कल्चर बड़ा प्रमोट किया जाता है मुख्तलिफ कुजीन्स के हवाले से। तो उसके लिए भी आप इस किस्म के पॉट्स को यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने घर पर भी लेकर जा सकते हैं। तो ज़रा इसकी मैं प्राइस पूछ कर आती हूँ, सब्र करें आप लोग। जुल्करनैन भाई, आपने मुझे ये तो बताया नहीं कि ये जो पॉट्स यहाँ पे पड़े हुए इनके प्राइस क्या क्या हैं? खड़े हो जाइए ज़रा। मुख्तलिफ रेट है जी। ये टी सेट है, इसका मतलब 3 प्याला और एक ये, इसका 12,000 रुपये जी। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए प्राइस भी ज़्यादा है। अच्छा, ये मेहनत इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये एक पत्थर होता है संग खारा का, राइट? संग खारा का, उसको ये तराश कर, मतलब ये इनके छोटे से पत्थरी लोहे वाले इनके हाथ में है, इसलिए इसकी मेकिंग पे टाइम लग रहा है। ये किसी मशीन से तैयार नहीं हो रही, कोई आर्टिफिशियल पर्पस नहीं है इसके पीछे, ये फुली हैंडमेड है, इसलिए इसकी प्राइस जरा यहाँ पर ज्यादा रखी गई। और ये क्या चीज बनाई? और इसके ऊपर स्पेशल डेकोरेशन का मारखोर बनाया है। क्या? अच्छा, मारखोर। वाह, हाँ, ये तो बड़ा क्यूट है। ये देखिए, ये मारखोर का फेस इन्होंने रेडी किया है। एनीवेज, थैंक यू सो मच जुल्करनैन भाई, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, ठीक है, और बनाते रहिए। आगे चलते हैं जनाब। स्टॉल नंबर 26 हमने विजिट किया। सो हियर वी हैव अ स्टोन वर्क एज वेल। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्टॉल है, इसके अंदर चलते हैं। भाई जरा आप आते हैं बाहर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बेहतरीन, ठीक ठाक।
अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को एक क्वेरी होती, क्वेश्चन होता है कि ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं आर्टिफिशियल इन सेंस के मतलब यानी कि इसको इतनी देर तक रखा नहीं जाता, ये स्मेल इनमें आना शुरू हो जाती है या फिर कोई केमिकल लगा के प्रिजर्व किया जाता है, क्या स्पेशलिटी इन ड्राई फ्रूट्स की जो आपने यहाँ पे रखी हुई है? बेसिकली हमारा ताल्लुक स्कर्दू से है, गिलगित बल्तिस्तान से, और हमारी कंपनी का ये एक ख़ास स्पेशलिटी ये है कि हम टोटली ऑर्गेनिक चीज़ें तैयार करते हैं, बायोडायनामिक फार्मिंग के ज़रिए तैयार करते हैं। इसमें फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रही हैं टोटली ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक इन कन्वर्जन। तो ये हमारी कंपनी की स्पेशलिटी और ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं बाहर। तो अभी हम इस्लामाबाद मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ लोकविरसा में हमने स्टॉल दिखाया है। चलिए ज़बरदस्त। ये स्टॉल आपने पहली दफ़ा अपनी कंपनी के थ्रू यहाँ पर डिस्प्ले में रखा है? जी जी, ये पहली दफ़ा हमने रखा है लोक मेला में, तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों का। इस दफ़ा थोड़ा कम है, सुना है मैंने, जो पिछले सालों की निस्बत। बिल्कुल, पिछले साल भी मैंने विजिट किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत ज़्यादा रश था। आज थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है, क्या स्पेशलिटी ऐसी है जो लोग ज़्यादा चीज़ यहाँ से ले जाना पसंद करते हैं? अभी तक जो एक चीज़ ज़्यादा लेकर गए हो लोग यहाँ से? ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, शहद इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हमारे पास ये वाइल्ड फ्लावर हनी है, ऑर्गेनिक टोटली, तो ये ज़्यादा लेके जा रहे हैं। और हमारे पास वाइल्ड थाइम है जो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से हम लेके आते हैं। तो ये वेट लॉस के लिए और मूड को अच्छा करने के लिए, और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, तो ये ज़्यादा लोग लेके जा रहे हैं। और इसके अलावा शिलाजीत लोग लेके जा रहे हैं, एप्रिकॉट लोग ज़्यादा लेके जा रहे हैं, तो मिक्स ही लोगों का रिस्पॉन्स है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से कभी भी कोई चीज़ टेस्ट करनी हो ना, तो मेरे ख्याल से आपके पास ये ड्राई शहतूत जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, मलबेरीज, और इसके अलावा आपके पास और खट्टी मीठी टाइप वाली चीज़ों में क्या अंजीर भी है? कुछ ऐसा है जो हम टेस्ट भी कर सकें? ये टेस्ट कर लें, आप देख लें। अच्छा, पहले तो मैं इनका ये प्लेट दिखाती हूँ। डेफिनेटली वो प्लेट है जो कि इन्होंने अपने कस्टमर को टेस्टर के तौर पर देते हैं ना, आप लोग इसको जरा टेस्ट कर ले। इसके अंदर चिलगोज़ा है, हमारे पास बादाम है, बादाम के बाद हमारे पास है खुमानी, पिस्ता, और ये चीज़ क्या है? ये ज़रिशिक है, ज़रिशिक शीरीन कहते हैं इसको। और इसकी स्पेशलिटी अगर मैं बताऊं तो ये सऊदी जो होते हैं फरमानवा या इस तरह के जो सऊदी हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनके हिसाब से ये नज़र को तेज़ करने के लिए कहते हैं कि औकाबी ग़ज़ा है ये। वाह, ये औकाबे ग़ज़ा, इसे ज़रशक इसे कहते हैं। ज़रा इधर कैमरा लेकर आइए, थोड़ा सा हम इसको क्लोज करके दिखाते हैं फ्रेम में। ये ज़रिश्क है और सऊदी इसे ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं कहवे वगैरह के साथ, और इसे औकाबे ग़ज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे आपकी नज़र जो है वो तेज़ हो जाती है। तो जो लोग जिनकी नज़र का मसला है, जिन्हें बचपन से थोड़े से इशूज़ रहते हैं, वो ये ज़रिश्क ज़रूर इस्तेमाल करें। और मैं ज़रिश्क नहीं खाऊँगी, मैं ये खाऊँगी शहतूत, मुझे बचपन से बहुत पसंद है। अल्लाह, क्योंकि मेरे स्कूल में शहतूत का दरख्त और हम लोग खूब तोड़ा करते थे। और एक खुमानी मैं आपसे लेकर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। और मिस्टर नवाज अली साहब, मिस्टर जैन रिजवी, मिस्टर जैन रिजवी, चले जैन, खुश रहिए और अल्लाह ताला बरकत दे आपके काम। थैंक यू। आगे चलते हैं, मेरा खाना पीना थ्रू आउट है, चलता रहेगा। अगेन मेरे पीछे फिर एक स्टॉल है और यहाँ पे भी तकरीबन उस किस्म की कैप्स है जो कि पहले यहाँ पर रखी गई और मैंने सर पे पहनी हुई भी है। देन व्हाट वी हैव अगेन, ड्राई फ्रूट का एक स्टॉल है। और यहाँ पे अच्छा, ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैंने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है कि इसके ऊपर कुछ कोटिंग होती है जिसमें अंगूर का जो वो होता है ना, रो अंगूर का जूस, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो एक्सपर्ट्स इसके हैं उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गिलगित में कहाँ से आए आप? मैं हुंजा से आया हूँ। हुंजा से हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है? जी, मेरे साथ मेरे सिस्टर्स हैं। आपके सिस्टर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नसरीन। सॉरी? नसरीन। अच्छा, आप भी इधर आ जाइए। आपका क्या नाम है? रहीमा। अच्छा, नसरीन और रहीमा से मैं बात इसलिए कर रही हूँ भाई माज़रत के साथ, वो इसलिए क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जब बात कर रहे हैं या विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो इन जैसे बाप भाई घर में होना बहुत ज़रूरी होते हैं जो अपने घर की ख़वातीन को प्रमोट करते हैं। गिलगित से यहाँ लेकर आना और फिर उसके बाद ये स्टॉल डिस्प्ले में रखना कि हमारी विमेन एम्पावरमेंट की एक बड़ी उम्दा और बड़ी बेहतरीन मिसाल है। नसरीन, मुझे ये बताइए, इसके बारे में मैं अपनी खुद की कोई साइंस छेड़ रही थी, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली है क्या? ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान की एक स्पेशल डिश है। इसको हम लोकल ज़ुबान में किलाव कहते हैं। क्या कहते हैं? किलाव।
किलाओ। और किलाओ किस चीज से बनती है? ये हम अंगूर का या शहतूत का रस निकालते हैं, फिर उसको उबाल के काफ़ी टाइम उबाल के गाढ़ा करके फिर उसको वॉलनट एलमंड के उसमें डिप करके तकरीबन 5-6 दिनों तक इसको सुखाते हैं, फिर ये तैयार होता है। ओके, 5 से 6 दिन इसकी नेचुरल जो टेस्ट है वही है, कुछ ऐड नहीं करके। अच्छा, अगर ये वाला एक पाउच किसी ने परचेज करना हो, ठीक है, तो वो कितने में पड़ेगा? पैकेट है 500 है पर पैकेट इसका। 500 का ये पर पैकेट है। और दूसरा ये भी, ये कितने ग्राम का होगा? हाँ, 250 ग्राम का है। चलें ठीक है। और किलाओ इसे कहते हैं। गिलगित का ये स्पेशल फूड में से एक आइटम है जिसे किलाओ कहते हैं। और जो किलाओ है ये शहतूत और जो अंगूर है उनका जो सिरप होता है उसको उबाल कर, उसको पकाकर, उसकी मैरिनेशन और उसकी कोटिंग की जाती है ड्राई फ्रूट्स पर। थैंक यू सो मच नसीन, थैंक यू सो मच सर। और ये चीज़ें जो हैं ये इसलिए डिस्कस करना आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग गिलगित कभी गए नहीं हैं वो एटलीस्ट अगर वहाँ नहीं जा सकते तो कम से कम गिलगित पवेलियन को ज़रूर विजिट करने के लिए आएँ। एक और स्टॉल में मैं पहुंची और यहाँ पे गिलगित की ज्वेलरी मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल उस स्टॉल के पीछे जो कि ड्राई फ्रूट का स्टॉल था जहाँ पे हमने किलाओ खाया, उसके पीछे एक ज्वेलरी का स्टॉल है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे जो प्रोड्यूसर है बीच में से मुझे ऐसी इंस्ट्रक्शंस देता रहता है कि मेरे खुद की हंसी निकल जाती है। मैं कह रही मैडम आपने ज्वेलरी का बोला है, भाई ज्वेलरी के स्टॉल पे खड़ी तो ज्वेलरी का ही बोलूंगी ना। अच्छा एनीवे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील अहमद, मैं ठीक ठाक हूँ। अरे वाह, बड़े ज़बरदस्त जवाब है। खलील साहब, गिलगित में किस इलाके से आए आप? मैं गिलगित बल्तिस्तान हुंजा से आया हूँ। अरे माशाल्लाह, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो हुंजा से हैं। और हुंजा लोग पाकिस्तानी वैसे भी बड़ा जाना और उसको एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं कि जितनी भी ज्वेलरी यहाँ पर रखी हुई है क्या ये एंटीक है या ये इनके बारे में कुछ एक्सप्लेन आप करेंगे? किस किस्म की स्टोन्स है, क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे पहाड़ों में ज्वेलरीज निकलती हैं, स्टोन्स निकलती हैं, जो मुख्तलिफ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलती हैं, उनको हम कलेक्ट करके माइनर से हम उठाते हैं और उनकी कटिंग होती है और उनकी पॉलिशिंग होती है, फिर उनको हम ज्वेलरीज की शक्ल में लाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ के जब लोग विजिट के लिए आते हैं, स्पेशली फॉन्डर्स आते हैं, किस किस्म का स्टोन वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं शॉपिंग के लिए? नेचुरल स्टोन वो पसंद करते हैं और स्पेशली वो प्रीशियस स्टोन जिसमें रूबी, एमराल्ड और सफ़ायर वगैरह। आपके पास रूबी, एमराल्ड और सफ़ायर है? जी बिल्कुल। लाइक ये रूबी है, रूबी का रिंग है ये बना हुआ है। तो इस तरह से मेरे पास सफ़ायर भी है और एमराल्ड भी है और उनमें रिंग बनी हुई नहीं है लेकिन रूबी में रिंग बनी हुई है। अच्छा, ये पकड़िए ज़रा रूबी, चूंकि मेरा अपना भी मेरा स्टार स्टोन है, ये रूबी है ना? रूबी का जो एक स्टोन है अगर किसी को परचेज करना है अपने लिए तो उसकी कॉस्ट क्या है यहाँ पे? ये डिफरेंट होता है। अगर जिसके अंदर जितनी सिकत है उस हिसाब से उसको मिलेगा, क्योंकि ये इसकी रूबी की कीमत जो है ना ये 5000 पर कैरेट से स्टार्ट होके लाखों में जाता है। अच्छा, एक मिनट रुकिए ज़रा, आई एम गोना ओपन इट। या प्लीज डू दैट फॉर मी। ये अगर है एक स्टोन मेरे हाथ में, ये कितने कैरेट का होगा? ये मैक्सिमम 5 कैरेट का होगा। और इसकी 5 कैरेट के हिसाब से कॉस्ट क्या बनती है? 5 कैरेट का अगर ये मतलब बहुत हाई क्वालिटी नहीं है, ये 5000 पर कैरेट है तो उस हिसाब से 25,000 बनेगा। ठीक है, चलें जी। रूबी को पसंद करने वाले जिनका स्टार रूबी के साथ थोड़ा सा मैच होता है और एस्ट्रोलॉजर्स उन्हें बताते भी हैं, रेकमेंड भी करते हैं इसके बारे में, तो वो अगर गिलगित बल्तिस्तान के पवेलियन में आएंगे तो वो ज़रूर इसे यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिफरेंट स्टोन्स के हवाले से। अभी देखो ना ज़रा, मेरे अंदर की वो लालची पना जो है वो थोड़ा सा जाग रहा है। बट एनीवेज, मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि किस किस्म के स्टोन्स यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सलवार कमीज़ पर इस किस्म की ज्वेलरी को कैरी करना बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली जब हम लोग किसी फॉरेनर से बात करते हैं या मिलते हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स की वजह से फॉरेनर्स ज़रा यहाँ पर ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो वो भी इस किस्म की ज्वेलरी को कैरी करना बहुत पसंद करते हैं। तो ये कुछ ज्वेलरी के यहाँ पे स्टाइल्स एंड डिज़ाइन जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और आजकल ये वाला भी ज़्यादा चल रहा है, ये रफ में है, अनकट में। ये अनकट में है, इसकी कटिंग नहीं हुई है। रफ में जैसा नेचुरल है वैसे ही सिर्फ इसमें सुराख बना के हमने इसको पिरोया है।
अच्छा, तो ये बिल्कुल रॉ मटेरियल है जिसे हम कह सकते हैं, ये ट्रूली रॉ मटेरियल है जिसमें सिर्फ सुराख किए गए हैं और धागा पिरोकर एक ही नेकलेस जो है वो रेडी कर दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा बढ़ रही हूँ आगे और आप लोगों ने क्या करना है, जो पीछे से ब्रेसलेट पड़े हुए हैं ज़रा उनके भी फुटेज बनाइएगा ताकि वो लोग जो कि ज्वेलरी में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं वो इसको देख सकें और परचेज कर सकें। अच्छा वकार साहब मुझे हाँ हिला के कह रहे हैं ज़रा मैम पीछे चले जाएं। चलें, खाने का स्टॉल है और टीम को वैसे भी भूख लगी जाती है, अभी तक मैं मुँह में मुझे खुबानी डालने का मौका नहीं मिला है। सो पीछे की तरफ चलते हैं, फूड स्टॉल लगा है, लेट्स सी कि उधर क्या बन रहा है, कोई गिलगिती डिश यहाँ पर रेडी हो रही है या फिर कुछ और है। खाने के स्टॉल पे हम पहुंच चुके हैं और ये ट्रेडिशनल फूड स्टॉल है जहाँ पे मिस नईमा है, नईमा परवीन साहिबा है और मिस रोजीना जबीन साहिबा है। स्टॉल नंबर 15 है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आप में नईमा कौन है और आप में रोजीना कौन है? नाइमा रोजीना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हूँ मैम। अच्छा नईमा साहिबा, ये आप क्या बना रही हैं डिश? ये छप शुरू है मैम। क्या है? छप शुरू। छप शुरू जी, छप शुरू कहते हैं। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं? चिकन है, प्याज से डिफरेंट मसाले हैं, धनिया पुदीना। ये गिलगित की कोई ट्रेडिशनल डिश है? जी मैम। और इसको किससे सॉसेस के साथ खाते हैं? सादा भी खा सकते हैं, सॉसेस के साथ भी खा सकते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम इसमें हम एप्रिकॉट ऑयल यूज करते हैं। वाओ, एप्रिकॉट ऑयल से हम इसको पकाते हैं। अच्छा, तो ये एप्रिकॉट ऑयल है जो कि भी हमने आपको ड्राई फ्रूट वाली शॉप पर भी दिखाया था, वहाँ पे भी ऑयल्स की डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल थी। और अमूमन ये डिजर्ट मेरे ख्याल में ब्रंच वगैरह में खाए जाते हैं या हाई टीज वगैरह में, या फिर सुबह का नाश्ता भी इससे हो सकता है? नहीं मैम, नॉर्मली खा सकते हैं, किसी भी टाइम खा सकते हैं। नॉर्मली खा सकते हैं, किसी भी टाइम खा सकते हैं। जो लोग यहाँ पे गिलगित का स्टॉल विजिट करने के लिए आते हैं उनको इस फूड को खाने के बाद क्या उनके फीडबैक होता है? फीडबैक ये होता है कि उनको गाँव की याद आती है। रियली? और क्यों इसमें स्पाइसेस आप लोग ज्यादा ऐड करते हैं नॉर्मल? जी मैम, और यहाँ के लोग ज्यादातर पसंद करते हैं इस छप शुरू को। छप शुरू को ज्यादा पसंद करते हैं। मैं इसे टेस्ट कर सकती हूँ? चलिए, इससे पहले कि किसी और का ऑर्डर तैयार हो और मैं इसे खा लूँ तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ कि जो छप शुरू है वो कैसे बनता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है जो कि मुझे बता रही। कितने रुपए की ये प्लेट है? 250। 250, वेरी इकोनॉमिकल। मेरे ख्याल से आप लोगों को आना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान का ये वाला पवेलियन जरूर विजिट करना चाहिए जिसे डेडिकेट कर रही हैं नईमा परवीन साहिबा और रोजीना जबीन। आप दोनों बहनें हैं? जी मैम। अरे जबरदस्त। कितने दिन से ये स्टॉल लगाया आपने और कब तक लगाने का इरादा है? 4 दिसंबर तक है, 25 से स्टार्ट किया था। 10 दिन का स्टॉल है और 250 में आपको जो है ये प्लेट जो है वो इजीली अवेलेबल है। छप शुरू इसका नाम है। इंग्रेडिएंट्स मैं फिर से भूल गई, एक दफा फिर से पूछ लेते हैं। चिकन, प्याज, धनिया पुदीना और डिफरेंट मसाले। चिकन, प्याज, धनिया पुदीना और डिफरेंट मसाले। अच्छा, ये बहुत गरम गरम होगा लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं इसका एक नवाला लेने की। हाँ, गरम बहुत ज़्यादा है। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं इसको ठंडा करने का तब तक थोड़ा सा वो करती हूँ कि आपने ये जो ब्रेड इस्तेमाल की है, ब्रेड मटेरियल क्या है? नॉर्मल ब्रेड है मैम, सिर्फ इसमें नमक है और थोड़ा सा ऑयल। नहीं, ये आटा किस चीज़ का? मकई का है, नॉर्मल गंदम का आटा है? नॉर्मल गंदम का है। नॉर्मल गंदम का आटा जिसमें आपने नमक यूज़ किया? जी मैम। ओके, नमक और गंदम इसकी है और इसमें पानी से गूंदा, राइट? ठीक है, मतलब कोई दूध की गुंदाई वगैरह नहीं है। एक्चुअली थोड़ी सी कुकिंग मुझे भी आती है। ओ फल्ला, ये बहुत गर्म है। मजे का, और ये इतना मजे का है कि अगर आप इसको सॉस के साथ भी नहीं खाएंगे तो आप इसको नॉर्मली वैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसे रखिए, गर्म बहुत है, मुझे रिकॉर्डिंग मजीद आगे लेके बढ़ानी है। देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉल पर क्या है हमारे पास। खाने का स्टॉल हो और मेरी टीम कहे देखिए मैडम वहाँ पे भी ना जाता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एक और खाने का स्टॉल है जिसे लीड कर रहे हैं मिस्टर दिलावर अली साहब। स्टॉल नंबर है 17, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम मैडम जी। वालेकुम। दिलावर साहब, ये क्या रेडी किया आपने? मैडम साहब, वो ये हमारे इलाके में बल्तिस्तान में जरचूं कहा जाता है। ये स्वीट में बनते हैं, देसी अंडे डाल के। अच्छा। और इसके अंदर बाकी मैदे से बनता है। और ये हमारा अज़ोक है, ये सुबह नाश्ते में किया जाता है अक्सर लोग बल्तिस्तान के तमाम। एक मिनट, ये था जरचूं और ये क्या है? ये अज़ोक कहा जाता है। अज़ोक, जरचूं और अज़ोक, ये दोनों ब्रेकफास्ट मील है? जी, ब्रेकफास्ट दोनों। और चाय में डुबो के? चाय में डुबो के जी, नमकीन चाय में डुबो के। इसके लिए मैडम साहब वो ये हमारा चाय है। अच्छा। ये हमारा पास हो ये चाय है जी, ये नमकीन चाय। अच्छा, ये पिंक कलर की चाय है। गिलगित बल्तिस्तान में ये हमारा मेहमान नवाजी सबसे पहले इससे किया जाता है। ये बहुत मशहूर डिश है, इसे जान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जान। और ये किस से बनी हुई, क्या इस्तेमाल हुआ? ये हमारे इलाके में एक ब्रोफे होते हैं, वो गंदम में उगा जाते हैं। तो वो ये जो ब्लैक रंग का
तो ये मैदे के लिए बहुत ख़ास चीज़ है और उससे ये बड़ा लजीजा ये बनते हैं जी। हम इसको आटे में पीस के दम पे रख के फिर पकाते, फिर इसको गोल डेकोरेशन बनाते हैं। दिलावर साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने मुझे मैं फिर भूल गई, उनके नाम बड़े मुश्किल से हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इनको समझने में। कितने रुपए में ये आप बेच रहे हैं? और दिस 150 रुपीज़ और ये भी 50 रुपीज़ का। बड़े रीजनेबल है, बहुत इकोनॉमिकल है मेरे ख्याल से। आपको सेकंड आपके लिए ममतू मैंने बहुत सुने हैं, आई स्वेयर मैंने ममतू बहुत। चिकन ममतू बनता कैसे है? मैडम साहब, ममतू आपके सामने यहाँ बन रहे, यहाँ पेड़े बनाते हैं और इसके अंदर वो मैदे का पट्टियाँ बनाते हैं, पट्टियों के अंदर फूल सा बना के हाथ से इसके अंदर चिकन भरते हैं, प्याज वगैरह डाल के स्पाइसी बना के फिर ये दम पे रखते हैं। ये दम पे रखने के बाद फिर इसको अब ये तैयार है। इनमें से कोई पका हुआ है? तैयार है जी। मुझे एक देंगे? प्लेट दियो जी। ओए होए होए, ममतू मैंने आई नेवर हैड ममतू इन माय लाइफ, सो आई एम गोना हैव इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये मैडम साहब आपके लिए हम ये अपने दम पे हो गया। ये स्वीट खट्टा है, ये स्वीट है, ये एप्रिकॉट का खुरबानी का, अपने देसी खुरबानी का। चल जी, खुरबानी गरम है, आप जरा बचा के खाना। ये बहुत मजे का, सच में सर बहुत मजे का। खुद बनाया आप लोगों ने? जी जी, ये हमारा वाइफ है स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आगे आ जाइए। ये खाना खुद बना रही हैं? जी मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा, मुझे तो लगता है आपको इस्लामाबाद में इसका स्टॉल भी लगाना चाहिए। हाँ स्टॉल लगाए ना इधर। ये तो आपने पवेलियन के लिए स्टॉल लगाए ना, मतलब अगर आप ममतू यहाँ पे बेचना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है लोग बड़े मजे मजे से परचेज भी करेंगे और अभी कमाई भी हो जाएगी। हाँ जी, अभी कार्ड बनाया है, सबको कार्ड देंगे, फिर अगर लगाएंगे फिर इस्लामाबाद लगाए या जिधर लगाए तो लगाएंगे हम। थैंक यू सो मच। वैसे खवातीन जो होती हैं वो मोस्टली जो घरेलू खवातीन होती हैं वो कैमरा शाय होती हैं, इतनी बात नहीं कर पाती। दिलावर साहब बहुत शुक्रिया आपका। कमाल का ममतू था जो मैंने खाया और मेरे ख्याल से आप लोगों को गिलगित बल्तिस्तान का पवेलियन जरूर विजिट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात नहीं करूंगी, पकड़ लो भाई ये प्लेट। और आप लोगों को मैंने सिंध का पवेलियन पे विजिट करवाया, पंजाब का पवेलियन पे विजिट करवाया, हम लोग बलोची उस पर भी गए, स्टॉल्स पे भी गए, यहाँ पर भी आए हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की सकाफत जो है वो आपको एक जगह पर नज़र आ रही है। अच्छी बात यह है कि जो फॉरेनर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो भी इन पवेलियंस को विजिट कर रहे हैं और पाकिस्तान का कल्चर जो है ना सिर्फ उन्हें देखने का मौका मिल रहा है, समझने का मौका मिल रहा है। और ये जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है ना, ये दो मुल्कों के दरमियान बड़ा ही एक पॉजिटिव रिलेशन जो है उसको फ़रोग देने में मदद फ्राहम करती है। तो मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो या फिर पंजाब हो, पाकिस्तान की सकाफत बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बड़े दिलदार हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने तो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। उम्मीद है ये सेगमेंट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर नहीं भी आया तो यहाँ पे क्या कमियाँ थी, क्या खामियाँ थी, आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए सेगमेंट से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।